ये नंबर जो है ना वो स्क्राइबर का नंबर है, आप इस पे राब्ता कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है ना आपके मसले हल हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। सही है ना? तो ये आप अगर कर लेंगे तो दिस इज ऑल गोइंग टू बी ओके। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी सर, रिजवान मनाई, अगर आप अपना स्क्रीन शेयर कर लें, यू कैन नाउ शेयर द स्क्रीन, तो आप अपना स्क्रीन अगर शेयर कर लें प्लीज। सर अगर आपकी वॉइस हम टेस्ट कर लें प्लीज, इफ यू कुड जस्ट चेक योर वॉइस, कैन यू जस्ट से समथिंग so we can just confirm that we are okay with this voice of yours. Thank you. स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ, और जो है वो आवाज़ के बारे में भी कोई राय दे दीजिएगा। सर रिजवान बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्टली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह ना, मतलब यू आर वेरी मच ऑडिबल, योर वॉइस इज क्लियर एंड यू कैन गो अहेड सर। अच्छा, कमेंट्स ओपन रखो। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम, आप लोगों को CFEP 2 की पहली क्लास के अंदर खुशामदीद। स्ट्रक्चर इस तरीके से कि आपके साथ जो है वो हर क्लास के अंदर जो है वो पावर पॉइंट की कुछ स्लाइड शेयर होंगी, कुछ जो है वो मैप्स शेयर होंगे, कुछ जो है वो फ्लो चार्ट शेयर होंगे, कुछ जो है वो नोट्स जो हैं वो वर्ड फॉर्म में जो है वो शेयर होंगे, और इसके पीछे जो है वो अंडरलाइन जो है वो एक्ट पढ़ा जाएगा, यानी कि कंपनीज एक्ट 2017 या जो भी इसके अंडरलाइन जो है वो है कवानीन, जो भी सिलेबस का पार्ट है उसको पढ़ा जाएगा, उसके टेक्स्ट को भी पढ़ा जाएगा। यानी कि बेस जो है वो हमारी समझने की, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ये होगी कि हम जो है वो कुछ नोट्स को, कुछ डॉक्यूमेंट्स को, किसके ऊपर जो कुछ लोगों ने जो मेहनत की है उसको जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, और फिर उसके पीछे जो है वो जो लेजिस्लेटर की मेहनत की हुआ डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ा जाएगा। आपकी ओपन बुक सिनेरियो के अंदर रूट लर्निंग का जो जहमत मेहनत आपकी होती थी वो ख़त्म हो चुकी। अब इसके ऊपर आपको जो है वो ऑल्टरनेट जो है वो ये करना है कि आपको
किताब के ऊपर यानी लेजिस्लेशन के ऊपर कमांड हासिल करनी है, जो आपकी प्रैक्टिकल फील्ड के भी इंशाल्लाह रिक्वायरमेंट होगी। अल्लाह आपको जो है वो बड़े दर्जे पे फाइज करे। तो बड़े दर्जे पे पहुंचने के बाद तो फिर ये नहीं होता कि आप नोट्स को और जो है वो माइंड मैप्स को और जो है वो फ्लो चार्ट को अपने बॉसेस के सामने, अपने जो है वो डिबेट जिनके साथ आप कर रहे हैं उनको जो है वो आप जो है वो शेयर करें। उसमें तो ये होगा कि आपको जो है वो लॉ की कमांड होनी चाहिए, कानून की साजी का भी शायद आपको ज़िंदगी में जो है वो कभी अल्लाह ने जो है वो दर्जा अता किया तो उसके अंदर भी आपको जो है वो लॉ के ऊपर कमांड होनी चाहिए। यानी कि जो कॉर्पोरेट लॉ की किताब है यानी कंपनीज एक्ट 2017 और जो भी जो है वो लॉ आपके सिलेबस का पार्ट है उसके ऊपर आपकी फुल कमांड होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कौन सा सेक्शन किस टॉपिक से मुतालिक और उसके अंदर क्या बात लिखी हुई। हाँ, इसको जो है वो मेमोराइज करने के लिए, इसको जो है वो बेसिकली कंट्रोल करने के लिए आपके साथ जो है वो कुछ मेहनत शेयर की जाएगी। चूंकि बहरहाल जो है वो अभी आप जो है वो अपनी ज़िंदगी के उस मरहले पे हैं कि आपके लिए एग्ज़ाम पास करना बेसिकली जो है वो प्राइमरी फोकल है और इसके अंदर जो है वो ईमानदारी के साथ जो सिलेबस का जो है वो रिक्वायरमेंट है उसके तहत आपको तैयारी करनी है। तो ये फिर ये एकेडमिक रीज़न की वजह से ये फ्लो चार्ट और ये नोट्स और ये सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। बट कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर रिलाई कर लीजिएगा और अंडरलाइन जो है वो टेक्स्ट ऑफ द लॉ को आप ना पढ़ें, वो नहीं पढ़ेंगे तो दिस विल बी अ डिजास्टर फॉर योर एकेडमिक पर्पसेस एज वेल एज फॉर योर द सब्सिक्वेंट कैरियर। आज आपने जो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाकी अदरवाइज जब आप अपनी ऑफिस में बैठे हुए होंगे तो दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो विद द लॉ और इसके ऊपर फिर जो है वो पूरी तरीके से कमान हासिल करें और कुछ बात करें। 2016 में एक बच्चा क्वालिफाई हुआ, अब वो आके मुझे कह रहा है कि भाई मैं जो है वो लॉ को आपकी क्लास में ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो कहने लगा सर वो ऑफिस में बैठ के तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। मैंने कहा अब जो है वो तुमने अगर उस जमाने में कुछ गलतियां की है तो अब उसको खुद ही निभाओ और जो है वो बहरहाल मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी को अजीरन करो और जो है वो बहरहाल तुम दोबारा से क्लास से बच्चों के साथ जो है लेना शुरू कर दो। तो आपको लॉ के ऊपर कमान होना या आईकेप की रिक्वायरमेंट, आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट या आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट और जो है वो बहरहाल इसके ऊपर जो है वो सही तरीके से आपकी दस्तरस हो जाए और एग्जाम का पैटर्न आप अटेम्प्ट कर सको, उसके लिए बहरहाल आपके साथ कुछ नोट्स वगैरह शेयर होंगे। इस नोट्स वगैरह शेयर करने के मैटर के ऊपर आज जो है वो पहली आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर हो रही है। आज के अंदर जो है वो आज की क्लास के अंदर जो है वो लॉ का टेक्स्ट कोई भी डिस्कस नहीं होगा। अगली क्लासों में जो है वो जिस तरीके से हमारा पैटर्न इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा तो आपके पास कंपनीज एक्ट जो है वो 2017 आप जो है वो एससीसीपी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वक्त मार्केट में प्रिंटेड फॉर्म में अपडेटेड कंपनीज एक्ट मार्केट में मौजूद नहीं है बिकॉज ऑफ द रीजन 30 अप्रैल 2020 पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ बिकॉज ऑफ कुछ इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट थी। कंपनीज एक्ट 2017 में अराउंड जो है वो 101 अमेंडमेंट लाई गई हैं कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 एंड बिकॉज ऑफ द रीजन के सिलेबस के अंदर इस तरीके से है मामला कि 6 महीने आपके एग्जाम से पहले की जो चीज़ जो है वो लॉ में प्रोनाउंस हो जाती है वो आपके सिलेबस का पार्ट बन जाती है। तो आपको जो है वो बहरहाल ये कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 से जो कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ है वो वाला अमेंडेड जो है वो एक पढ़ना है जो इस वक्त मार्केट में बहरहाल अवेलेबल नहीं है अप्रूव पब्लिशर की तरफ से बिकॉज ऑफ द रीजन ये कोविड सिचुएशन और सारी चीज़ें जो बंद हैं। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में पब्लिश फॉर्म में आ जाएगा और उस पब्लिश फॉर्म में किस पब्लिशर की जो है वो किताब आप लेंगे और एग्जाम में ले जाएंगे ये इंशाल्लाह आपको ड्यू कोर्स में रिकमेंड कर दिया जाएगा। एग्जाम में ले जाएंगे और उसको जो है वो इंशाल्लाह खोल के पढ़ने की आपकी आदत डेवलप होगी। मैं तो यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसकी बेस पे इंशाल्लाह जो है वो आप एग्जाम में जो है वो वक्त पे जो है वो सही चीज़ खोल के और जो है अपना आंसर डिजाइन कर सकेंगे। इस बात को जो है वजहन में बिठा लीजिए। लिंकिंग जो है वो इज वेरी मच एसेंशियल। कंपनीज एक्ट फिर उसके अदर लॉज फिर लिस्टिंग रेगुलेशन फिर एसआरओ सर्कुलर इनकी लिंकिंग होगी तो आप एक सिनेरियो के एग्जाम में सेटल कर सकेंगे। अब जो है वो बहरहाल ये वाला सिस्टम तो खत्म हो गया जो पहले होता था कि एक सेक्शन पूरा छाप देना है, ये क्वेश्चन की जो है वो रिक्वायरमेंट होती थी बिकॉज ऑफ द रीजन आप रूट लर्निंग करके जाते थे सेक्शन को याद करके और उसको छाप देते थे। अब ये नहीं होगा, अब 100% सिनेरियोज होगा एंड सिनेरियोज विल बी द मल्टी स्टाइल सिनेरियो विद इन दैट यू विल बी रिक्वायरिंग टू रेफर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो है वो आप इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कमांड रख के जो है वो जाएंगे मेरे साथ जो है वो मेहनत करके तो वो आपको जो है वो मुश्किल और दिक्कत नहीं होगी। तो कंपनीज एक्ट 2017 आपके पास पब्लिश फॉर्म में कुछ दिनों में इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में एससीसीबी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट्स वगैरह जो है वो देने की जिम्मेदारी मेरी और मिलजुल के इंशाल्लाह इस एफर्ट को जो है वो निभाएंगे। अच्छा, हर जो है वो क्लास के बाद कुछ सवालात यानी कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सिनेरियो क्वेश्चन जो है वो सिनेरियो हैंडलिंग जो है वो आपको सिखाने के लिए कुछ जो है वो क्वेश्चन जो है वो कुछ सिनेरियो जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे
स्क्राइबर के मैनेजमेंट जो है बहरहाल इसके बारे में क्या तरीकाकार इख्तियार करती है, व्हाट्सएप ग्रुप या आपको ईमेल कर देंगे, वो आपके पास पहुंच जाएगा। उसमें तरकीब ये होगी कि जो पहला स्टूडेंट इसको मुझे टाइप फॉर्म पे शेयर करेगा, जो भी जो है वो ईमेल का तरीका या व्हाट्सएप का तरीका जो है वो स्क्राइबर की मैनेजमेंट तय करेगी, उसको जो है वो मैं चेक करूंगा। ट्रैक चेंजेस के थ्रू उसमें जो गलतियां होंगी वो उसको जो है वो मैं बिल्कुल जो है वो उसको हाईलाइट कर दूंगा। उसके ऊपर एग्जाम पैटर्न पे जो है वो जो मार्क्स वगैरह अलोकेट करने हैं, उसमें जो है वो एग्जामिनर कमेंट्स जो है वो जिस तरीके से होते हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। और फिर ये जो है वो डॉक्यूमेंट शायद एक बंदे का, या अगर उसमें बहुत ज़्यादा गलती होंगी तो कोई दूसरे बंदे का जो सेकंड इन रो होगा उसका भी डॉक्यूमेंट जो है वो यानी आंसर जो है वो मैं चेक करूंगा, और तमाम लोगों के साथ वो आंसर शेयर हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है वो फिर बाकी वाले लोग जो हैं वो अपना अपना आंसर जो है वो खुद चेक कर लें। किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो उसको हर हाल में मुझसे रेफर करना है, खुद से अपनी तरफ से कोई गलत कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश ना कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मैं वक्त पे उसको आपको रेस्पॉन्ड कर दूंगा और आप फिर अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। क्लास के बाद जो है वो हम 15 मिनट का जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, और उसके अंदर जो है 15 या 20 मिनट का, आज की क्लास में जो है वो 15 मिनट का या 20 मिनट का होगा। फिर जो है वो जैसा आप लोगों की तरकीब बनती है आधे घंटे का रखना हो तो उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। उसमें जो है वो जिन लोगों को अपने अपने क्वेश्चन जो है वो शेयर करने हैं वो बहरहाल पार्टिसिपेट करेंगे, जिनको क्विट करना होगा वो क्विट कर लेंगे, वो अपने क्वेश्चन शेयर करेंगे। मैं इंस्टेंटली अल्लाह ने चाहा तो उसका आंसर आपको दे दूंगा। अच्छा, फिर ये कि जो है वो ये जो मैंने आपसे बात की कि आंसर आपको जो है वो जो पहले और दूसरे बंदे के मैं चेक करूंगा, तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। आप यानी हर एक जो है वो ये कोशिश करे कि वो पहला आंसर देने वाला हो जाए। अल्लाह ने चाहा तो इसके ऊपर ऐसा भी मामला होगा कि जो मुसलसल 5 या 8 या 10 दफ़ा जो है वो पहला जो है वो सबमिट करने वाला बंदा होगा, उसको स्क्राइबर की तरफ से कुछ रिकग्निशन और कोई जो है वो एप्रिसिएशन भी जो है वो मामला बनेगा, जो कि बहरहाल जो है वो आपकी ज़िंदगी के लिए एक मोटिवेशन का जो है वो पॉइंट बन जाता है। और इसके ऊपर जो है वो अल्लाह ने चाहा तो आपकी और भी तरक्कियाँ जो है वो मुकर्रर हो जाएंगी। तो आप लोग हर एक कोशिश करें, वो ये ना करें कि पैसिव अप्रोच रखें कि भाई जो है वो आंसर आ जाएगा तो उसको मैं देख लूंगा, अभी देख लूंगा, तो उसके ऊपर फिर बाद वक़्त ये होगा कि इसको रख लेते हैं, फिर आखिरी दिनों में देख लेंगे, फिर आखिरी दिनों में फिर वो सुस्ती हो, फिर इसके ऊपर ये कि यार इस दफ़ा पेपर ही नहीं देते, अगली दफ़ा दे देंगे। ये सारी चीज़ें मैं 25 साल से देख रहा हूँ। मैंने तकरीबन 50 से ज़ायद सेशन जो है वो पढ़ा लिए हैं आप लोगों के। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों में से सारे जो है वो लोग जो है वो किसी न किसी दर्जे में जो आज इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, वो सब आपके तरीके से मेरे पास आते थे और मैं इनको इसी तरीके से देखता था। तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लें। ऐसा ना कीजिएगा कि जो है वो अपने काम को पाइल अप कीजिएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात, आईकेप में ना समझने से कोई पास होता है, ना आईकेप में सुनने से कोई पास होता है। आईकेप में जो है वो एग्ज़ामिनर जो है वो आपकी सिर्फ़ राइटिंग स्किल्स को देखता है। तो आप जब जो है वो अपने आंसर को अटेम्प्ट करेंगे तो उससे आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप होगी। एक जो है वो बंदा गाड़ी चलाना सीखता है तो पहले दिन जो है वो साइड मिरर में देख रहा है, राइट साइड पे देख रहा है, सेकंड में देख रहा है, फिर बराबर में कोई बैठा है तो उसको बोलता है तुम बातें ना करो, फ़ोन आता है तो फ़ोन भी अटेंड नहीं करता। अब जो है वो फिर उसने गाड़ी चलानी सीख ली, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि उसके साइड मिरर हो ही ना, तो वो उसको फ़िक्र ही नहीं होती है। उसकी जो है वो सूरत-ए-हाल ये है कि बराबर में जो है वो जो बैठे हुए हैं वो खामोश रहना चाहते हैं, तो ये साहब बात करना चाहते हैं। फर्दरमोर एक फ़ोन आया तो उसको अटेंड कर लिया, दूसरा मोबाइल बजा तो उसको भी अटेंड कर लिया। स्टीयरिंग जो है वो ऐसे ही जो है वो हवाओं पे चल रहा है और बहरहाल इसको कोई डर नहीं लग रहा, बिकॉज़ ऑफ द रीज़न अब इसका हाथ सेट हो गया। यही वो बंदा था जो कि शायद 2 साल पहले इसका हाथ सेट नहीं था, तो इसको खौफ था, और आज इसका हाथ सेट हो गया तो बहरहाल अब इसको बिल्कुल जो है वो दूसरे लोग जो है वो खुद सड़कों पे कह रहे हैं कि भाई हटो बचो, इसकी जो है वो गाड़ी जा रही है, आपको कोई फ़िक्र नहीं होती है। तो आपकी कमांड थी गाड़ी के ऊपर, तो आपने बहरहाल जो है वो फिर अपनी रवानी को जो है वो बढ़ाते जाना है। इसी तरीके से आपकी जो है वो राइटिंग पावर, राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी, तो उसी के बेस पे एग्ज़ामिनर जो है वो आपको एक्लेम करेगा, आपको एक्नॉलेज करेगा। अदरवाइज़ जो है आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं हुई और आप कितना भी अच्छा अंदाज़े बयान रखते हैं, कितना भी अच्छा जो है वो आप जो है वो समझने का जो है वो पावर रखते हैं, कितनी भी अच्छी आपकी मेमोरी है, सारी की सारी दरी की दरी रह जाएगी, बिकॉज़ ऑफ द रीज़न एग्ज़ामिनर उसके ऊपर मार्क्स नहीं दे सकता। वो सिर्फ़ आपकी कॉपी के ऊपर, जिसमें आपकी राइटिंग की महारत, आपकी लिखाई की जो महारत है, वो जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस हो रही है, उसी के ऊपर वो जो है वो आपको एक्नॉलेज करेगा और आपको सुरखरू करेगा। तो आप जो है वो ये राइटिंग पावर को जो है वो बहरहाल अपनी डेवलप कीजिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने नोट्स को इस तरीके से डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पास जो भी जो है वो टॉपिक हो, उसकी जो है वो कोई समराइज़ वर्ज़न
मैं तो कुछ फ्लो चार्ट वगैरह आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर आप अपने हाथों से अपने कोई जो है वो मिनिमोनिक्स, अपने कोई सिनॉप्सिस, अपने कोई जो है वो पॉइंट्स डिजाइन कर लीजिएगा कि आपका पास पूरा सिलेबस, मैंने अपने दौर में भी बनाया था, आप अपना पूरा सिलेबस जो है कोई 25 30 40 पेजेस के अंदर जो है वो डिजाइन कर लें, और फिर जब कल यानी इंशाल्लाह जो है वो पेपर का एक दिन पहले होगा, कल सुबह पेपर है, तो उस पेजेस को आप देख लेंगे तो पूरा सिलेबस एक खाकी की शक्ल में आपके पास आ जाएगा। और इसकी मेहनत आज से आपको करनी होगी, आज जो पढ़ा उसके मिनिमोनिक्स सिनॉप्सिस बना लीजिए। फिर इसके बाद जो है वो आगे की क्लासों में अगर इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ आपकी फर्दर रिफाइनिंग होती है तो फिर वो पोस्ट इट लगा के और कुछ जो है वो फ्लेक्स लगा के उसके ऊपर फिर जो है वो मजीद कुछ लिखाई करके ये कुछ डॉक्यूमेंट जरूर बनाइएगा। आप अपने हाथों से जो लिखेंगे, अल्लाह ने जो है वो उसमें बहुत बरकत रखी हुई है। अल्लाह की जो पहली वही है उसमें अल्लाह ने जो है वो यही कहा है, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, मैंने आपको जो इल्म दिया है उसका जो है वो कलम के थ्रू, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, आपको जो है वो कलम के थ्रू इल्म दिया है। तो आपकी राइटिंग पावर जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत मैटर करती है, उसके ऊपर आपकी पूरी बॉडी इंगेज हो जाती है जब आप लिखने जाते हैं। और इसके ऊपर जो है वो होता ये है कि आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन हो जाती है, बहुत अच्छे तरीकों से तरीका हो जाता है। यही चीज़ जो है वो हमारी अर्लियर स्कूल पैटर्न के अंदर जो है वो सिखाया जाता था। आजकल सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है, मगर एक सिस्टम चेंज होने के बाद जो है वो प्रिंसिपल्स तो चेंज नहीं होते। जो कायनात के शुरू होने पे जो प्रिंसिपल थे वही प्रिंसिपल आज भी चल रहे हैं। बहरहाल जो है वो हम इसको फॉलो करें या ना चल करें, मगर एक पैटर्न तो वही चल रहा है। मदरसों में जो है वो कोई भी मदरसे में आप चले जाइए, वहाँ पे भी आपको यही चीज़ सीखने को मिलेगी कि भाई लिखने की आदत डालिए। लिखने की आदत नहीं डालेंगे तो आप जो है वो खाली ये वीडियोस जो है वो सुनते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। जितनी ज़्यादा आप लिखाई करेंगे इतनी ज़्यादा आपकी जो है वो ज़िंदगी के अंदर जो है वो तरक्की जो है वो मुकर्रर हो जाएगी। तो ये कुछ जो है वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। उम्मीद है आप इसके ऊपर जो है वो कारबंद रहेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो आपको अगर इसमें मज़ीद कोई जो है वो रहनुमाई चाहिए तो फिर भी आपका ये भाई आपके साथ जो है वो मौजूद है। आपको कोई भी जो है वो काम हो तो यू कैन अप्रोच मी। तो बहरहाल आज की क्लास में हम इस तरीके से जो है वो अपनी बात शुरू करते हैं कि सबसे पहले सिलेबस। सिलेबस जो है वो बेसिकली मेरा टारगेट है, आपकी रिक्वायरमेंट है। आज ही मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर रहा हूँ। कभी जो है वो कोई भी मौका आया कि आपको ये देखना हो कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, और जो है वो मज़ीद बात ये कि जो है वो आपको जो है वो एंड में ये तसल्ली हासिल करनी हो कि वेदर वी हैव कवर्ड एवरीथिंग विद इन द क्लास और देयर इज़ समथिंग लेफ्ट जो हमें खुद से करना है। तो ये बेसिकली आपके पास रोड मैप है। तो ये रोड मैप जो है वो बेसिकली मैं एक जो है वो फॉर्मेट के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके ऊपर जो है वो बहरहाल कुछ इफ़ एंड बट्स जो है वो ओवर द ईयर्स जो है वो क्रिएट होते रहते हैं। यानी आई केप का जो टेक्स्ट का पेपर है और ये बहरहाल जो है वो लॉ का पेपर है, इसमें चूंकि हर अटेम्प्ट में चेंजेस होती हैं तो इसमें चेंजेस के ऊपर सिलेबस को अपडेट करने की ज़रूरत पेश आती है। अक्सर व बेशतर उसकी नोटिफिकेशन या उसकी जो है वो प्रेस रिलीज कि भाई ये अपडेशन कर लीजिए, वो कुछ टाइम लेग के साथ आती है। तो आज ही आपके साथ ये डिस्कस कर लिया जाता है कि इंशाल्लाह ये वाली जो है वो आपकी रोड मैप है। इसमें अगर जो है वो आई के की कोई सब्सिक्वेंट प्रोनाउंसमेंट कुछ चेंज करेगी तो वो मेरी जिम्मेदारी, मैं अपनी पढ़ाई में भी उसको इनकॉर्पोरेट करवा लूंगा आपके साथ, और जो है वो इस डॉक्यूमेंट को भी अपडेट कर देंगे अकॉर्डिंगली। आज के दिन आपको जो है वो इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। आपके सिलेबस के 3 कंपोनेंट है, एक है कंपनीज एक्ट, एक है कंपनीज एक्ट 2017, और दूसरा है कंपोनेंट बी जो कि बहरहाल वो भी कंपनीज एक्ट 2017 का ही है, और तीसरा जो है वो अदर लॉज का कंपोनेंट है। अब जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 का जो पहला वाला कंपोनेंट है वो 30 से 40 मार्क्स का होगा, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो 15 से 25 मार्क्स का होगा। तो यानी कि जो है वो सूरत हाल ये हुई कि 45 से लेकर 65 मार्क्स का जो है वो कंपनीज एक्ट का ये पोर्शन होगा। ये मिला जुला के पूरा का पूरा जो है वो ये कंपनीज एक्ट है। ठीक है ना। और ये जो है वो 30 को 15 के साथ जोड़ता हूँ तो 45, और 40 को 25 के साथ जोड़ता हूँ तो 65। तो 45 से 65 मार्क्स का जो है वो ये एरिया आपको इस तरीके से कवर करना है कि इसकी सेगमेंट 1 उसके अंदर कंपनीज एक्ट 2017 आपको कवर करना है, जो कि जो है वो बहरहाल सेक्शन नंबर 1 से 275 तक। फिर इसके बाद जो है वो पोस्टल बैलेट रेगुलेशन एक डॉक्यूमेंट है, सेक्शन इसके साथ जो है वो
कौन से सेक्शन के साथ इंशाल्लाह लिंक होगा, ये वक्त पे जो है वो आपको बता दिया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। फर्स्ट स्केड्यूल जो है वो मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाने का तरीकाकार है। सेकंड स्केड्यूल जो है वो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाने का है। थर्ड स्केड्यूल जो है वो कौन सी कंपनी को असल में हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पसेस के लिए लार्ज साइज कंपनी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, स्मॉल साइज कंपनी, मीडियम साइज कंपनी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, लार्ज साइज कंपनी, मीडियम साइज कंपनी, स्मॉल साइज कंपनी, ये चार जो है वो रैंकिंग की गई है किसी कंपनी के बारे में, और जो है वो उसके मुताबिक इसको बताया गया है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कौन सी IFRS के तहत या कौन सी जो है वो प्रोनाउंसमेंट के थ्रू हैंडल करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो तरीकाकार है वो तो इंशाल्लाह आप FR के पेपर में सीखिएगा, मगर उसका जो कॉर्पोरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि कौन से डॉक्यूमेंट को रेफर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए, वो है थर्ड स्केड्यूल। फिर इसके बाद जो है वो कंपनीज फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशन 2020। कंपनी जो है वो एक मरतबा अपनी शेयर कैपिटल को जारी करके आगे ज़िंदगी में मज़ीद शेयर कैपिटल जारी करती है, तो एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत करती है, राइट शेयर जारी करती है, बोनस शेयर जारी करती है। ये सारे जो है वो शेयर कैपिटल को जारी करने के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि कंपनीज फर्दर इशू ऑफ शेयर रेगुलेशन 2020। लास्ट अटेम्प्ट वाले जो बच्चे थे उन्होंने फर्दर इशू ऑफ शेयर रेगुलेशन 2018 पढ़ा हुआ है। नाउ दिस इज अ न्यू डॉक्यूमेंट जो कि इस अटेम्प्ट के अंदर हम पहली दफा पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज अ न्यू डॉक्यूमेंट, दिस हैज नेवर बीन डिस्कस इन माय प्रीवियस क्लासेस। फिर जो है वो कंपनी बायबैक और शेयर रेगुलेशन 2019, ये जो है वो बहरहाल कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी होती है तो इसको इजाज़त है। अभी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में अदर देन लिस्टेड को भी अलाउ हो गया कि वो चाहे तो अपने शेयर जो है अपने शेयर होल्डर को वापस जो है वो ले ले, ये कहते हुए आपने पैसे दिए थे, हमने अपने जो है वो कारोबारी मशागिल के अंदर उसको यूज़ किया, अब हमारे पास जो है वो बहुत सरप्लस पैसे हो गए, आप अपने पैसे वापस लेके शेयर हमें वापस दे दीजिए। इसको कहा जाता है बाईबैक। ये बाईबैक जो है वो किस तरीके से होता है इसके ऊपर जो है वो ये डॉक्यूमेंट हमें बताएगा। और फिर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूटरी फंड इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018। अगर जो है वो कोई कंपनी अपने मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम पेंशन होता है, ग्रेजुटी होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, अब और लाजमी तौर पे करेगी क्योंकि ये पाकिस्तान में जो लेबर लॉज एप्लीकेबल हैं वो उसके रिक्वायरमेंट है। सिंध के अंदर जो है वो लेबर लॉज जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2015, फिर दूसरे सूबे के अंदर जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968-69 वो एप्लीकेबल है। तो जो लेबर लॉज हैं बाय वर्च्यू ऑफ दैट जो है वो आपको अपने मुलाजमिन के लिए कम से कम एक रिटायरमेंट बेनिफिट इधर ऑफ द प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी उसको इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। और अगर जो है वो सूरत हाल ये कि कोई एडिशनल आप देना चाहते हैं तो अक्सर व बेशतर पेंशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जो भी आप जो है वो रिटायरमेंट फंड कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे उसको अगर आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वो प्रिस्क्राइब इन्वेस्टमेंट में ही वो उसका पैसा जो है वो इन्वेस्ट होगा, और ये पैसा जो है वो जो इन्वेस्ट होगा इसके ऊपर जो अर्निंग्स होगी वो भी एम्प्लॉयज़ को जाएंगी। जो पैसा रिटायरमेंट फंड में जमा हो रहा है और जो पैसा जो है वो इसके अंदर एक इजाफा हो रहा है बाय फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ये सारा का सारा मुलाजमीन का है। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा रिस्की ना हो और जो है वो गलत जगहों पे ना हो जाए, इसके ऊपर जो है वो लोन है कुछ हसास रवैया रखा हुआ है जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन नंबर 218 कुछ इन्वेस्टमेंट को बताता है। फिर उसमें कहता है कि आप लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने जाओगे वो और ज़्यादा रिस्की है, तो उस सूरत हाल में आप रेगुलेशन 2018 को फॉलो कीजिएगा। तो ये रिटायरमेंट फंड की जो अमाउंट है वो बेसिकली इन्वेस्ट हो रही है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में, उसके ऊपर रेगुलेशन है। इसके अलावा कंपनी अगर अपनी ग्रुप कंपनी में यानी एसोसिएटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने जाती है तो उस सूरत हाल में रेगुलेशन 2017 जो है वो हमें इसके बारे में पूरी डिटेल बताता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा सिलेबस का 30 से 40 नंबर का एरिया मुकम्मल हो जाता है। एक बल्कि जो है वो बहरहाल ये कवरेज है मगर ये बहरहाल ये रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस है, ये हमें करना पड़ेगा उसी पैटर्न के ऊपर जो कि अभी मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किया था कि एक्ट के ऊपर कमांड होगी, डॉक्यूमेंट के ऊपर कमांड होगी, आप अपने नोट्स भी बनाएंगे। आपके साथ जो है वो एकेडमिक पर्पस के लिए मैं जो है इसके कोई फ्लो चार्ट्स, कोई मैप्स वगैरह हर क्लास में डिस्कस करूंगा। फिर अल्लाह ने चाहा तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पास पेपर्स एज वेल एज द क्वेश्चन बैंक, जो कि हर क्लास के बाद आपके साथ जो है वो रिलेवेंट टॉपिक का इंशाल्लाह स्क्राइबर के मैनेजमेंट डिस्कस करेगी। तो दिस विल बी द क्राइटेरिया टू कवर द होल ऑफ द बल्क that is for 30 to 40 marks within the syllabus. Now another area which is area number B, इस area number B के अंदर जो है वो 3 है कंपोनेंट। एक है एनबीएफसी का, एनबीएफसी मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी,
लोगों को अगर जो है वो फाइनेंसिंग करना होता है तो कोर काम तो हमारे मुल्क में यानी लोगों को लोन वगैरह की फंडिंग की ज़रूरत होती है, तो वो काम तो बैंकों का होता है। बैंकों के अलावा कुछ और लोगों को भी अलाउ किया गया है, लाइक मुदारबास को या नॉन बैंकिंग को। तो नॉन बैंकिंग के बारे में हमारे सिलेबस की जो है वो रिक्वायरमेंट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के नाम से ये एरिया जो है हमारे पास डिस्कस होगा। और इस एरिया के अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर हमें जो है वो पढ़ना होगा सेक्शन नंबर 282A से लेकर 282N तक, 282A से लेकर 282N तक। और ये 282A से लेकर N तक जो है वो सरप्राइजिंगली आप कंपनीज एक्ट से नहीं पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट से पहले जो कंपनीज ऑर्डिनेंस होता था, ये कंपनीज ऑर्डिनेंस जिसको आज कहते हैं रिपील लॉ, कंपनीज ऑर्डिनेंस जो कि आज कहलाता है रिपील लॉ। इस रिपील लॉ को इस काम के लिए कि एनबीएफसी को पढ़ाना है, एनबीएफसी को चलाना है। तो मुल्क में अभी तक एनबीएफसी से मुतालिक नए कवानीन नहीं डेवलप हुए, तो पुराने लॉ की जो कि कंपनीज एक्ट 2017 से पहले वाला लॉ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, उसका ये सेक्शन जो है वो आप पढ़ेंगे तो ये एनबीएफसी का एरिया मुकम्मल हो जाएगा। इन्हीं सेक्शंस के अंदर लिखा हुआ है कि जो इसके रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन है उसको भी पढ़िएगा। वो रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन जो है वो एनबीएफसी रूल्स 2003 और एनबीएफसी रेगुलेशन 2008 2003 के रूल्स हैं, 2008 के रेगुलेशन है। इंशाल्लाह वक्त पे देखेंगे कि रूल्स और रेगुलेशन में क्या फ़र्क है। तो बहरहाल जो है वो रूल्स 2003 और रूल्स 2000 रेगुलेशन 2008 इसको सप्लीमेंट करेंगे इन सेक्शन के साथ, और जो है वो ये हमारा एनबीएफसी का एरिया मुकम्मल होगा। बात आपकी हो गई मेरे साथ कि ये पुराना लॉ है, रिपील हो चुका है हालांकि, मगर इसके बावजूद भी इसको सेव किया गया है। कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन नंबर 509 में ये लिखा हुआ है कि एनबीएफसी को चलाने के लिए, एनबीएफसी को पढ़ने के लिए आज भी जो है आप कंपनीज ऑर्डिनेंस के ये प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे। कहाँ पे लिखा हुआ है? सेविंग अंडर सेक्शन 509 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट में एनबीएफसी के मुतालिक बातें नहीं है, तो कंपनीज एक्ट ने कहा कि पुराने कानून को पढ़ लीजिएगा। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 509 में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर एक मामला है मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, अरेंजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। अगर आपका कंपनी के अंदर किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, किसी सप्लायर के साथ, किसी कस्टमर के साथ, तो बजाय इसके इसको जाके कोर्ट में आप टेकअप करें और लंबे लंबे फीसें वकील को, और फिर बहुत अरसे तक वो केस चलते रहे अदालतों के निज़ाम की वजह से, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर दे कि आउटसाइड द कोर्ट जो है वो सेटलमेंट कर ले। इसके लिए कंपनीज एक्ट ने एक तरीकाकार बताया हुआ है जिसको कहा गया है मेडिएशन और आर्बिट्रेशन का तरीकाकार। तो मेडिएशन और आर्बिट्रेशन का तरीकाकार हमारे सिलेबस का जो है वो यहाँ पे कंपोनेंट। फिर इसके बाद जो है वो ये बेसिकली मैंने आपको क्या कहा, ये आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट सिविल मैटर्स, ठीक है ना। तो ये बहरहाल एक सहूलत है, कंपनीज एक्ट में ये तरीकाकार बताया गया है, और इसको भी जो है वो एक जुडिशियल जो है वो कवरेज दी गई है इस सेक्शन के थ्रू, जो कि यहाँ पे इंशाल्लाह आप पढ़ोगे इस एरिया में। तो वो बहरहाल जो है वो एक फैसिलिटी है। कोई अगर जो है वो इसको अवेल करना चाहे तो ठीक है, वरना कोर्ट में जाके अपना वक्त कंज्यूम करना चाहे तो वो भी बहरहाल एक तरीकाकार मौजूद है। अच्छा, अरेंजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, इसके अंदर ये होगा कि अगर कोई कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के साथ जम हो जाती है, जिसको कहा जाता है मर्जर, और जो है वो कोई कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को जो है वो इस तरीके से स्कीम डिजाइन करती है कि हम दोनों अपने आप को खत्म करके एक थर्ड जो है वो क्रिएशन कर देते हैं, तो इसको जो है वो कहा जाता है अरेंजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली इफेक्टिवली जो है यहाँ पे आप सीखोगे कि कंपनीज का मर्जर जो है वो किस तरीके से होता है, जो कि बेसिकली जो है वो फर्म्स के अंदर एक बाकायदा एक सेपरेट जो है वो डिपार्टमेंट होता है जो कि जो है वो इन चीज़ों को जो है वो डील करता है। बिग फोर के अंदर तो हमने देखा हुआ है कि इनके लिए जो है वो सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं जो ये मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन और अरेंजमेंट के जो है वो टॉपिक्स को अपने क्लाइंट को एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो ये वाला जो है वो एरिया आप यहाँ पे सीखोगे। तो ये दोनों चीज़ें यानी आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट और मर्जर का एरिया, ये जो है वो 276 से 292 तक जो है वो कवर होगा कंपनीज एक्ट में। और इसके लिए जो है वो लॉ ने सजेस्ट किया हुआ है, सिलेबस ने सजेस्ट किया हुआ है कि एरिया बी के अंदर विद इन द 15 टू 25 मार्क्स इसकी जो है वो कवरेज हो जाएगी। फिर आखिरी में वाइंडिंग अप, ये जो है एरिया हमारा
जो दूसरे कंपोनेंट में आ रहा है वाइंडिंग अप का, ये वाइंडिंग अप जो है वो बहरहाल सिलेबस का वाइंडिंग अप होता है या कंपनीज एक्ट का भी वाइंडिंग अप है। यहाँ पे जो है वो आगे कंपनीज एक्ट भी खत्म हो रहा होता है। इसके ऊपर तकरीबन 80 के करीब सेक्शंस हैं। एक्ट में तो जो है वो कोई 125 के करीब सेक्शंस हैं, मगर जो इसके अंदर जो है सिलेबस की कवरेज है, कुछ सिलेक्टेड एरियाज जो है वो इसमें इन्होंने रखे हुए हैं सिलेक्टेड सेक्शन। तो बाय वर्च्यू ऑफ डेट जो है वो अराउंड कोई 80 के करीब सेक्शन हैं, और ये 80 के करीब सेक्शन जो हैं आपको वाइंडिंग अप के अंदर कवर करने होंगे। और ये तकरीबन तकरीबन हमारी क्लासों का लास्ट टॉपिक होता है। यहीं पे जो है वो एक्ट भी खत्म होता है, यहीं पे सिलेबस भी खत्म होता है। तो ये 3 जो है वो एरियाज अगर आप करोगे कवर, तो उस सूरत हाल में 15 से 25 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं। यहाँ पे ये एनबीएफसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल भी बहुत है। इसके अंदर कम से कम जो है आप सोच लीजिएगा कि 8 से 10 मार्क्स तो इसके फिक्स हैं, ये तो आते ही आते हैं। फिर वाइंडिंग अप जो है वो 5 से 7 नंबर का आता है, यानी कि जो है वो ये हो गए 15 नंबर तकरीबन। और फिर इसके ऊपर जो है वो कभी 8 नंबर का, कभी 5 नंबर का। इसका जो है वो बहरहाल कोई गारंटी नहीं है। एनबीएफसी और वाइंडिंग अप तो हर अटेम्प्ट में जो है वो आपसे पूछा जाएगा, इसके बगैर तो पेपर बनता ही नहीं है। ये दरमियान वाला जो है ये कभी आता है कभी नहीं आता। आप इसका जो है वो प्रोबेबिलिटी रेशो जो है वो 33% निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो बहरहाल आपके सिलेबस का दूसरा कंपोनेंट। एंड द थर्ड कंपोनेंट, इसके अंदर आपको जो है वो बेसिकली 2 एरियाज कवर करने हैं। एक को उन्होंने नाम दिया हुआ है अदर लॉज एंड रेगुलेशंस। अदर लॉज एंड रेगुलेशन में ये पूरी लिस्टिंग जो है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। पीएस6 रूल बुक पढ़ना है, चैप्टर 5 का। सिक्योरिटीज एक्ट जो है वो 2015, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017, सीडीसी एक्ट जो है वो 1997। फिर इसके बाद जो है वो फॉरेन एक्शन रेगुलेशंस जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है, और फॉरेन एक्शन मैनुअल वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है। ये एससीसीबी का डॉक्यूमेंट नहीं है, स्टेट बैंक का डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको कवर करना है। फिर इसके बाद जो है वो टेक ओवर रेगुलेशंस, ये अगेन एससीसीबी का डॉक्यूमेंट है। मुदाबा ऑर्डिनेंस आपको कवर करना है। कंपटीशन एक्ट जो है, जो कि अगेन एससीसीबी का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बेसिकली जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अलग अदारा है, उसका जो है वो डॉक्यूमेंट है। इसके बाद जो है वो बैंक्स एंड इंश्योरेंस ऑर्डिनेंसेस हैं, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड रेगुलेशन 2018 है। सिलेबस के अंदर बहरहाल अभी भी ये 2015 लिखा हुआ है, तो ये सिलेबस के अंदर एक रेक्टिफिकेशन रहती है। 2018 के रेगुलेशन आ चुके हैं, 2015 को अब सिलेबस से फारिग हो जाना चाहिए। आई कैप को नोटिफाई बहरहाल करा दिया गया है, वो इंशाल्लाह ड्यू कोर्स में आपको नोटिफाई कर भी देंगे। दिस इज द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2018। इसमें सबके सामने देखिएगा एस्टेरिक लगा के मैंने आपको ये रिफाइन करने की कोशिश की है कि यहाँ पे आपको सिलेक्टेड जो है वो एरियाज कवर करने हैं। सिलेबस के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये पूरा का पूरा आप ना कवर कर लीजिएगा। इसमें जो है वो हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ वो चीज़ ये चीज़ कवर कीजिएगा, जो कि इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो आपको उस वक्त नोटिफाई करवा दी जाएंगी। अच्छा, फिर इसके बाद एक एरिया इन्होंने रखा हुआ है गवर्नेंस एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। ये प्रोफेशनलिज्म, तो ये गवर्नेंस एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म जो है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सीओसीजी पढ़ना है। सीओसीजी क्या चीज़ होती है? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये 2 डॉक्यूमेंट है। सीओसीजी पाकिस्तान में जो है वो है तो 5। इंश्योरेंस कंपनी का अलग है, ग्रुप कंपनीज जो कि टैक्सेशन पर्पज के लिए होती हैं वो अलग है। फिर जो है वो एक दूसरा जो है वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहरहाल मगर ये कि जो है वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो आपके सिलेबस के अंदर जो है वो एक है लिस्टेड कंपनी का। आप जो है वो जब एसीसीबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 5 सीओसीजी जो है वो बहरहाल मिल जाएंगे। आपको कौन सा डाउनलोड करना है? आपको लिस्टेड कंपनी का डाउनलोड करना है और पीएससी का डाउनलोड करना है। पीएससी स्टैंड फॉर पब्लिक सेक्टर कंपनी। अभी आपको समझाते हैं इंशाल्लाह कि लिस्टेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है। इनके कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप डाउनलोड कीजिएगा, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अंदाजा आपको हो गया होगा, लिस्टेड कंपनी का मतलब ये कि जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं उसको ये वो सीओसीजी फॉलो करना है। और जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है वो जो अभी आपको मैं समझाता हूँ क्या होती है, उसको जो है वो बहरहाल इसका रिस्पेक्टिव जो सीओसीजी फॉलो करना है। कभी कोई कहे सीओसीजी जो है वो अप्लाई करना है तो पहले पूछिएगा कि भाई कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी का अलग है, इसके अलावा ग्रुप कंपनी का अलग है, लिस्टेड कंपनी का अलग है, पब्लिक सेक्टर कंपनी का अलग है। तो जो आपका पर्सन हो विद इन द सवाल, उसके हिसाब से उसका रिलेवेंट सीओसीजी यूज कीजिएगा। ये बहरहाल एक जो है वो टेक्निकल काम होता है कि डिसाइड करना कि कौन से क्लाइंट के ऊपर, कौन सी जो है वो कंपनी के ऊपर, कौन सा पर्सन जो सवाल में आपको पूछा जा रहा है उसके कौन सा सीओसीजी अप्लाई करना है। इसमें मिक्सिंग ना कीजिएगा। ये इंशाल्लाह पढ़ने के वक्त मैं आपको जो है वो इसके डिफरेंसेस भी जो है वो नोटिफाई कर दूंगा। सीओसीजी बेसिकली क्या चीज़ होती है?
जैसे कि हमारे मुल्क का नेशनल ड्रेस है कि भाई जो है वो शलवार कमीज पहन लीजिए, ऑफिशियल ड्रेस जो है वो पैंट शर्ट है। और फिर इसके बाद जो है वो हर ऑफिसेज ने अपने जो है वो या बहरहाल जो है वो शलवार कमीज के बारे में हर जो है वो ऑफिसेज ने और स्कूलों ने और जो है वो तालीमी इदारों ने और दूसरे इदारों ने बहरहाल जो है वो डिफाइन किया हुआ होता है कि भाई कौन सा कलर का हो। तो इसी तरीके से जो है वो ये कलर जो है यानी कि कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड हो और उसके बाद जो है वो फिर कलर उसको डिफाइन करना हो, ये इसका एडिशनल जो है वो ड्रेसअप है या बहरहाल कोड है। इसी तरीके से कंपनीज एक कोड है, बेसिकली कोड मीन्स के जो आपको फॉलो करना है कंपनी को जिंदगी में। मगर ये कि आपकी जिंदगी के अंदर जो आपको रिक्वायरमेंट्स है वो कंपनीज एक्ट के थ्रू तो पूरी हो ही रही है, और इसके बाद जो है वो आपको और ज्यादा इंप्रूव करना है, तो उसके लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लागू किया जाता है। दीज आर द इंप्रूव वर्जन फॉर द कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क, फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फॉर द कॉर्पोरेट पाथवे। तो इसके लिए जो है वो ओवरऑल कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसके अंदर 2 कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके सिलेबस का पार्ट है। फिर इसके बाद ये जो प्रोफेशनलिज्म का एरिया है, इसको कहा जाता है कि आप एक किताब पढ़िएगा, यानी आईकेप की एक जो है वो सिलेबस गाइडलाइन आई है, उसके अंदर ये कहा गया है कि एक अमेरिकन बुक है जिसका नाम है मैनेजिंग बिजनेस एथिक्स, लिंडे के नाम से जो है वो इसका राइटर है। एंड उसके अंदर जो है वो चैप्टर 4 और 5 पढ़ लीजिएगा, जो कि बेसिकली जो है वो मैनेजिंग बिजनेस एथिक्स, ये अक्सर वेस्टर जो है वो आपका बीएमबीएस का जो पेपर है उसके अंदर ही कवर हो जाता है ये चीज़ें जो यहाँ से आपको पढ़ने को मिलेंगी। मगर एक बहरहाल एज अ फॉर्मेलिटी हमें यहाँ पे भी इसको कवर करना होगा, इंशाल्लाह एक नोट्स की वगैरह के शक्ल में आपके साथ इसको शेयर कर लिया जाएगा। तो ये है हमारे सिलेबस का तीसरा एरिया, जो कि 40 से 50 मार्क्स है। ये भी बहरहाल एक लेंदी एरिया है और इसके अंदर वैरायटी बहुत है। आप देख रहे हैं सिक्योरिटीज एक्ट, स्टॉक एक्सचेंज के रूल बुक, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल, मुदारबा। और ये आप लोगों के साथ जो है वो मुश्किलात ये हो जाती हैं कि अक्सर वो वेस्टर जो है वो, चूंकि आप लोग जो है वो ऑडिट के अंदर, चूंकि जो भी आर्टिकलशिप का एरिया होता है, टाइम होता है, उसके अंदर सब लोगों को तो मौका नहीं मिलता कि वो बैंकों का भी ऑडिट करे, मुदारबा का भी ऑडिट करे, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल को भी देखे। तो बिकॉज ऑफ द रीजन अक्सर और बेशतर इसमें आपको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये टेक्निकलिटीज की वजह से कि आपने इसको प्रैक्टिकली नहीं देखा होता, और हैं ये सारे के सारे एरियाज प्रैक्टिकल। तो बिकॉज ऑफ द रीजन ये थोड़ा सा आपको मुश्किल जो है वो महसूस होगा। मगर ये नहीं मतलब होगा इसका कि आप सारा का सारा वक्त जो है वो इसके अंदर ही लगा दें अपनी रिवीजन के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए। इतनी सारी वैरायटी के बावजूद भी इसका बहरहाल जो है वो पलड़ा इसके बराबर ही है तकरीबन। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा है, 30 से 40 मार्क्स है, यहाँ पे 40 से 50 मार्क्स है। मगर ये बहरहाल आप जो है वो इतनी सारी जो है वो टेक्निकलिटीज को डिस्कस करने के बावजूद भी इसके लिए अपनी टाइम अलोकेशन सही तरीके से मैनेज कीजिएगा। एक शख्स था, उसके घर से जो है वो एक बिल्ली गुजरती थी, और फिर बिल्ली का बच्चा उसके साथ गुजरता था। तो उसने किसी से मशवरा किया कि यार ये बहुत बड़ा मसला है, मेरे घर में जो है वो ये बिल्ली गुजरती है। तो किसी ने कहा कि भाई आप एक काम कीजिएगा कि आपके पास ये आती है और एक पर्टिकुलर जगह पे इसको जाना होता है, तो आप ये कर लीजिएगा, एक दीवार में एक सुराख बना लीजिए, तो वहां से वो बिल्ली गुजर जाएगी। तो उसने क्या किया, तो उसने जो है वो 2 सुराख बना लिए। फिर दूसरे साहब जो आए जिन्होंने इसको मशवरा दिया था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक बड़ा सुराख और छोटा सुराख ये क्यों किया तुमने? तो उसने कहा कि बड़ा सुराख जो है वो बिल्ली के लिए, और छोटा सुराख जो इसके साथ वो बच्चा होता है वो उसके लिए। तो ही इज द रॉन्ग प्लानर, बिकॉज ऑफ द रीजन वो बड़ा जो सुराख था, बच्चा जो है वो माँ के पीछे चल रहा था, और जो है वो दोनों साथ नहीं निकलते, तो बच्चा जो है वो माँ के साथ जो है वो नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है। तो जाहिर बात है दूसरा सुराख बनाने की जरूरत नहीं थी, बड़े सुराख में से ही दोनों जो है वो चले जाएंगे। ही वॉज द रॉन्ग प्लानर बिकॉज ऑफ द रीजन इसने अपना वक्त जाया किया, इसने जो है वो अपने पैसे जाया किए, अपना वक्त जो है वो जाया हुआ, और बहरहाल जो है वो इसको शायद अपने दोस्त के सामने शर्मिंदगी भी हुई। तो आप जो है वो अपने सिलेबस को जब जो है वो यूज करेंगे, तो उस सूरत हाल में आप सिलेबस के अंदर अपनी मार्किंग को देख के, ग्रेडिंग को देख के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने आप को जो है वो स्ट्रक्चर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पे टेक्निकलिटीज और जो है वो बहरहाल वैरायटी को देखते हुए सारा का सारा टाइम यहाँ पे एलोकेट हो गया, ये मैक्सिमम आएगा 50 मार्क्स का, तो फिर पास कैसे होंगे? तो ऐसा ना कीजिएगा, ये बहुत टेक्निकल है, ये भी बहुत टेक्निकल है, ये जो एनबीएफसी का एरिया है। मगर अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपने टाइम को अलोकेट कीजिएगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो है वो सिलेबस जो है वो पूरा कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर जो है वो अच्छे तरीके से पास हो पाएंगे। अच्छा, अब अगली बात बढ़ाते हैं। अभी आपसे मैंने बात की कि भाई जो है वो लिस्टेड कंपनी के ऊपर जो है वो लिस्टेड कंपनी का कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और पब्लिक सेक्टर कंपनी का जो है वो पब्लिक सेक्टर का कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब आपको ये समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि ये होते क्या है, ये मतलब यानी कि लिस्टेड कंपनी क्या होती है। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन जो है वो दी गई है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज 38। इसको ऐसे पढ़ते हैं, 2 सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज नंबर 38। सेक्शन 2 जो है वो कंपनीज एक्ट का वो डेफिनेशन के बारे में है।
जितनी भी लॉ में डेफिनेशन चाहिए होंगी हमें किसी सेक्शन को पढ़ने के लिए, वो सारी की सारी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 में जमा है। सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन होती हैं दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर होल ऑफ द लॉ। अच्छा, इसमें जो है वो दो तरीकों से डेफिनेशन होती है। एक वो डेफिनेशन जो मीन्स से स्टार्ट होती है, जिसमें स्टार्ट होता है मीन्स, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपको कहा जा रहा है उसी को आप फॉलो कीजिएगा, अपनी तरफ से कोई जो है वो लॉजिक या अंडरस्टैंडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ डेफिनेशन ऐसी होंगी जो कि जो है वो स्टार्ट होती है इंक्लूड से, उसको कहा जाता है कि ऐसी डेफिनेशन कि उसके अंदर जो है वो डिक्शनरी मीनिंग्स कैन ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड। इंक्लूड के बाद जो चीज़ है वो लॉ में लिखी हुई होगी, वो आपको फॉलो करनी है, और लॉ का आपके साथ शेक हैंड है कि इंक्लूड के पहले आप डिक्शनरी मीनिंग को यूज़ कर लीजिएगा। तो बहरहाल ये एक आपको पढ़ने के लिए आसानी के लिए मैंने एक तरीकाकार बता दिया। ये वाली डेफिनेशन लिस्टेड कंपनी और जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी की दोनों जो डेफिनेशन आज पढ़ने जा रहे हैं ये मीन्स वाली है। मीन्स ऑफ पब्लिक कंपनी इंशाल्लाह जो है वो अगली क्लास में हमारा आएगा कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी बहरहाल जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में एलिजिबल है लिस्टिंग के लिए। प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में एलिजिबल नहीं है लिस्टिंग के लिए। तो ये पब्लिक कंपनी होगी, बॉडी कॉर्पोरेट होगी, या कोई और एंटिटी होगी। और एंटिटी के अंदर आप एग्जांपल ले लीजिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बाय स्ट्रक्चर जो है वो ट्रस्ट होते हैं, जो ट्रस्ट एक 1882 के तहत बनते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट जारी करते हैं, यूनिट जारी करते हैं, मुदारबा सर्टिफिकेट जारी करते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर कारोबार में लगाते हैं। तो ये जो मुदारबा और म्यूचुअल फंड्स हैं, ये जब अपनी सिक्योरिटी को इशू करते हैं और लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो अगर अपनी सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवा लें तो वो भी लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में आ गए। हर वो पब्लिक कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है ये भी कुछ ब्रीफली आज डिस्कस होगा, कुछ अगली क्लास में मजीद डिटेल में डिस्कस होगा। नॉर्मली पार्लियामेंट के स्पेशल एनेक्टमेंट के तहत जो एंटिटी बनती है, यानी कि उन्होंने कंपनीज एक्ट के तहत अपनी कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं बनाई, लाइक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, लाइक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो इन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, तो ये जो एंटिटीज़ हैं इनको जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से पुकारा जाता है। तो पार्लियामेंट के स्पेशल एनेक्टमेंट वाली बॉडी कॉर्पोरेट हो, या कंपनीज एक्ट के तहत पब्लिक कंपनी बनी हुई हो, या कोई और एंटिटी हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, मुदारबा हो, जिनकी अगर कोई सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, इंशाल्लाह ड्यू कोर्स में आपके साथ शेयर किया जाएगा कि लिस्टिंग के लिए कैसे जाते हैं और लिस्टिंग में जाने की लॉजिक क्या होती है। मगर अगर वो आज की क्लास में इसको यहाँ तक लीजिएगा कि अगर इन्होंने अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा लिया जिसके एवज में इन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा किया था कि कारोबार में लगाएंगे, आप पैसे दीजिए और इसके एवज में हम सर्टिफिकेट या शेयर्स इशू करते हैं, ये दोनों शेयर्स इशू करेंगे, ये दोनों शेयर्स इशू करेंगे, ये जो है वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ये 12 लॉ की रिक्वायरमेंट है, इनकी जो है वो डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया गया है शेयर्स का, इधर सर्टिफिकेट का। तो इसके ऊपर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टिंग हो जाती है उस डॉक्यूमेंट की और सर्टिफिकेट की, उस इंस्ट्रूमेंट की, तो वो एंटिटी, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो मुदारबा हो, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, कंपनीज एक्ट में जहाँ जहाँ लिस्टेड कंपनी लिखा हुआ है वहाँ पे वो कंपनी जो है वो ताबीर होगी, वो एंटिटी ताबीर होगी, चाहे वो म्यूचुअल फंड ही क्यों ना हो। आज की क्लास में हमारी डिस्कशन ये चल रही है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हमारी क्या बात हुई कि हर वो एंटिटी जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो लिस्टेड कंपनी के ताबीर में आ गया। नतीजतन उसके ऊपर वो वाला कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसको मैंने कहा है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द लिस्टेड कंपनी, वो एप्लीकेबल हो जाता है। आज उसका नाम है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019 फॉर द लिस्टेड कंपनीज। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है, इसके लिए अलग एक कोड पढ़ना है। ये वो होती है जिसमें गवर्नमेंट क्या रखती है, ये इख्तियार रखती है, ये गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल होती है। इस या फिर ये कि इसके अंदर मोर देन 51% पावर जो है वो वोटिंग पावर गवर्नमेंट के पास होता है, या फिर गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो इलेक्ट करती है, नॉमिनेट करती है, अपॉइंट करती है मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। और इनके दरमियान में और है, और का मतलब कि कोई भी एक चीज़ हो जाए, या तो वोटिंग पावर भारी, या फिर एक डायरेक्टर को लाने का इख्तियार भारी, या फिर एक कंट्रोल ऑन आपकी ओनरशिप है। तीनों में से कोई भी एक चीज़ से डिफाइन कर लीजिए, एक ही तरीके की बात है। ओनरशिप अगर आपकी है तो जाहिर बात है वोटिंग पावर भी आपका होगा, और वोटिंग पावर अगर आपका है तो जाहिर बात है डायरेक्टर भी आप ही ला रहे होगे। तो बहरहाल तीनों को अगर एक जुमले में समो दिया जाए तो भी बहरहाल काफ़ी है। मगर जैसा एग्जाम में आपके पास सिनेरियो आया, आप तीनों तरीकों में से कोई भी एक जुमला लिखा हो, बात एक ही बनती है। ऐसी जो है वो empowerment, ऐसी empowerment, ये empowerment, any such empowerment with government हो, तो उस सूरत हाल में
वो एंटिटी जिसके अंदर ये एम्पावरमेंट है वो बन जाती है पब्लिक सेक्टर कंपनी। और गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट जो है वो इसमें कहा गया है ये फेडरल गवर्नमेंट होगी, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी होगी। चारों सूबों में से कोई एक गवर्नमेंट या बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी भी गवर्नमेंट की यानी कि पांचों में से कोई भी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट या फिर के चारों सूबों में से कोई भी एक गवर्नमेंट, अगर वो किसी कंपनी में ये एम्पावरमेंट रखेगी तो वो बन जाएगी पब्लिक सेक्टर कंपनी। एक और गवर्नमेंट हमें अपनी जिंदगी में नजर आती है, फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट की लाइक जो है वो पाक हुए इन्वेस्टमेंट, अगर उसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट की, फॉरेन गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो उस गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग को आप शायद इधर दिल तोड़ लोगे कहीं एक जगह पे, तो उस शेयर होल्डिंग के ऊपर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनेगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो डिफाइन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 के अंदर, और वो क्या है? वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट इज नॉट कवर्ड हियर, सही ना? अच्छा, अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। क्या मतलब? बाज़ औक़ात ये होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को ऑन किया और इसके थ्रू जो है वो फिर उसने जो है वो किसी कंपनी के अंदर जो है वो 51% शेयर होल्डिंग कैरी कर ली, या फिर एक उसके अंदर जो है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का इख्तियार हासिल कर लिया, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को लाने का। तो डायरेक्टली हो और इनडायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली को अक्सर और बेशतर एग्जाम के अंदर इंटरपोस्ट भी कहा जाता है। दरमियाना शख्स डायरेक्टली ले लिया या दरमियाना शख्स ले लिया, तो उस सूरत हाल में ये इंटरपोज, और दूसरे अल्फाजों में कहा जाता है और लेयर, इसको लेयर भी कहते हैं। डायरेक्टली ले लिया तो भी ठीक, इंटरपोज के थ्रू लिया तो भी ठीक, लेयर के थ्रू लिया तो भी ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद includes a public sector association not for profit license under section 42। कंपनीज एक्ट में खासा है कि अगर जो है वो कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए काम ना करती हो बल्कि सोशल कॉज के लिए काम करती हो, तो उनको भी कॉर्पोरेट स्टेटस लेने के लिए जो है वो इजाज़त दी गई है। और इसके लिए सेक्शन 42 इंशाल्लाह हम एक पढ़ेंगे, उसके तहत उसकी लाइसेंसिंग वगैरह डिस्कस होगी। तो क्या पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐसी हो सकती है जिसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट की ओनरशिप हो और वो भी सोशल कॉज के लिए काम करें? यस, करेंगे। और इसके लिए जो है वो बहरहाल इसके अंदर कवरेज डाली गई है कि इन सम ऑफ द सिचुएशन यू विल बी फाइंडिंग कि एक not-for-profit organization and that is owned by the government, and as a result that not-for-profit organization will also be accounted for the purpose of the law and for the purpose of the code of corporate governance as the public sector entity, provided that nomination of directors by the commission on the board of the securities exchange means Pakistan Stock Exchange, law के अंदर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटीज एक्सचेंज कहा जाता है। आजकल की ज़बान में PSX भी कहा जाता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर SCCP के डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं और ये मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हैं। तो क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है, उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स SCCP के बैठे हुए हैं। SCCP कैसे किसी कंपनी में डायरेक्टर बिठाती है ये इंशाल्लाह वक्त पे पढ़ा जाएगा, मगर अगर किसी कंपनी में SCCP ने कोई हक रखते हुए वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स बिठा दिए, तो SCCP का किसी बंदे का यानी मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को बिठा देना विल नॉट रेंडर द कंपनी, जिस कंपनी के अंदर बिठाया गया, कि वो पब्लिक सेक्टर बन जाती है। पब्लिक सेक्टर बनने के लिए जो है वो सूरत यार गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होगी, गवर्नमेंट की जो है वो शेयर होल्डिंग के अलावा गवर्नमेंट का वोटिंग पावर, गवर्नमेंट का वोटिंग पावर के अलावा गवर्नमेंट की जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को लाने का इख्तियार, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मगर SCCP जो गवर्नमेंट का एक इदारा है वो अगर ये पावर मुख्तलिफ कंपनियों में ऑन करता है कि वो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को लेके आ जाता है, तो उस सूरत हाल में दैट कंपनी विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर एज पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये वाला जो पॉइंट है आप अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत जो है वो अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये जो है वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा, एग्जाम में भी बहरहाल काम की बात है। अच्छा, फिर ये वाला पॉइंट जो है वो इंशाल्लाह आप जो है वो also correlate with area सेक्शन 42। सेक्शन 42 में जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको जो है वो ये महसूस होगा कि गवर्नमेंट तो होती ही, यानी इस्लामिक स्टेट में तो वेलफेयर स्टेट है, तो गवर्नमेंट को एंटिटी बनाए तो हर बार एंटिटी का, चाहे उसने PIA बनाया है, चाहे जो है वो उसने स्टेट लाइफ बनाया है, हर एक का काम यही होता है कि जो कुछ कमाएगी वो भारत जो है वो मुल्क में लोगों के वेलफेयर के लिए ही खर्च होना है। हर बात है, गवर्नमेंट का काम ये होता है। तो
क्या फिर भी जो है वो कोई गवर्नमेंट जो है वो अलग से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? यस, बनाती है, और उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक सेक्टर कंपनी का नाम दिया जाएगा। अच्छा, ये हो गई हमारी बात सिलेबस के मुतालिक, और सिलेबस के अंदर कवर करने के लिए हमने जो है वो 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। ये 3 डेफिनेशन जो है वो आज की क्लास में आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेनी है, जिसका मैं बार बार यूज़ करूंगा, और फिर इसके बाद इसके मुतालिक जो है वो फर्दर इसकी एप्लीकेशन भी हम देखते रहेंगे। लिस्टेड कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज 38, public sector company section 2 subsection 1 clause number 54, or within that we have also discussed the definition of government, which is section 2 subsection 1 clause number 36. Now we are starting some basic concepts. अभी तक हमने सिलेबस कवर कर लिया। विद इन दैट वी हैव आल्सो कवर्ड 3 डेफिनेशंस। रिटेनिंग इफेक्ट ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अभी आपसे बात की, क्या कंपनीज ऑर्डिनेंस आज अप्लाई होगा? नहीं, पूरा खत्म हो गया। कंपनीज ऑर्डिनेंस इज नाउ रिपील्ड। ऑल्दो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इज रिप्लेस्ड, जिसको अक्सर और बेशतर प्रैक्टिकल फील्ड में कहा जाता है रिपील्ड। दिस इज नाउ अ रिपील्ड लॉ, बट द नेसेसरी सेविंग इज प्रोवाइडेड फॉर सेक्शन 282 से लेकर 282 एंड तक, और एनबीएफसी रूल 2003 और एनबीएफसी रेगुलेशन 2008। ये है एनबीएफसी सेक्टर के लिए, ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है एरिया बी के अंदर। अच्छा, अब ये नेसेसरी सेविंग कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है सेक्शन नंबर 5 से 9 पर। नाउ दूसरी बात, अच्छा, हमारे मुल्क में जो कानून आते हैं वो आते हैं एक्ट के नाम से और ऑर्डिनेंस के नाम से। आपसे डिस्कस ये करना है कि एक्ट और ऑर्डिनेंस के दरमियान में क्या फ़र्क है। एक ऐसा कानून जो पार्लियामेंट की अप्रूवल से पास होता है उसको कहा जाता है एक्ट। पार्लियामेंट का मतलब होता है नेशनल असेंबली एंड सेनेट। नेशनल असेंबली और सेनेट की जो रिक्विजिट मेजोरिटी है उससे अप्रूव होकर जो कानून आएगा उसका नाम होगा एक्ट। लाइक कंपनीज एक्ट 2017, दिस इज द एक्ट, and on the basis you can understand कि this has been passed through the approval of parliament, यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट। अच्छा, ऑर्डिनेंस क्या होता है? इनफोर्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अच्छा, अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो आया और उसकी बेस पे कोई कानून आया, लाइक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, लाइक जो है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस, इसके अंदर जो है वो पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं है। तो ऐसा कानून जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया तो उसको जो है वो कहा जाता है ऑर्डिनेंस, और ऐसा कानून जो पार्लियामेंट की अप्रूवल से मुल्क में आया उसको कहा जाता है एक्ट। क्यों ऐसा होता है? ये ऐसा होता है इस वजह से होता है कि पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। पार्लियामेंट अगर सेशन में ना हो, जिसको आप लोग उमूमी तौर पे ये कहते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ मुल्क में लगा हुआ होता है, तो उस सूरत हाल में कानून साजी का पूरा इख्तियार जो है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सफिशिएंट होता है टू प्रोमलगेट द लॉ, और इस कानून को फिर आगे ज़िंदगी के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव कराने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो है वो ये जब तक जो है वो पार्लियामेंट आती है और इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर देती है, ये कानून चलता रहेगा। लाइक कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 उस वक्त आया था जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, मार्शल लॉ का दौर चल रहा था जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का, और जो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के बाद जो है वो पार्लियामेंट आई, यानी 1988 में जो है वो बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई, मगर कंपनीज ऑर्डिनेंस चलता गया। फिर इसके बाद 1990 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, पार्लियामेंट आई, मगर ये के 12 लॉ चलता गया। चलते 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 जो है वो ये 2017 में जाके ये ख़त्म हुआ, और ये जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पास हुआ कानून जो है वो चलता रहा, कोई पार्लियामेंट वगैरह की अप्रूवल नहीं हुई। ऐसा कानून जो है वो ऑर्डिनेंस के नाम से मुकर्रर है, और ऐसा कानून जो कि बेसिकली पार्लियामेंट की अप्रूवल से हो, लाइक जो है वो 2017 में कंपनीज एक्ट आया, आपकी जो है वो गवर्नमेंट उस वक्त पार्लियामेंट यानी कि जो मौजूद थी उसने जो बहरहाल इसको अप्रूव किया, बिकॉज ऑफ द रीजन दिस इज नाउ द डेजिग्नेटेड लॉ इज द एक्ट। अच्छा, अब सूरत ये है कि आपके पास अभी थोड़े दिनों पहले एक कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 आया। ये क्यों ऑर्डिनेंस के नाम से आया, एक्ट के नाम से नहीं आया? मुल्क में एक इमरजेंट सिचुएशन फील की गई, इंटरनेशनल लॉबी का प्रेशर था, आप कंपनीज एक्ट को जो है वो लाइए, पुराने लॉ को ख़त्म कीजिए, और इसके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट से अगर अप्रूवल लेने जाते हैं तो बहुत वक्त लगेगा। तो प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर है कि वो पार्लियामेंट मौजूद हो फिर भी जो है वो इमरजेंट सिचुएशन का नाम दे के, क्या इमरजेंसी है, मुझे जो है वो लॉ लाना है, वो ला सकता है। मगर ऐसे कानून को जब पार्लियामेंट मौजूद हो और इमरजेंसी का बहाना बना के, नाम बना के अगर लॉ को जो है वो लाया जाता है, तो फिर ऐसे कानून को आप
लाजमी तौर पे पार्लियामेंट से 120 दिनों के अंदर अप्रूव करवाएगा, वरना जो है वो बहरहाल ये कानून जो है वो मुल्क में खड़ा नहीं रह सकेगा। Even if parliament is in session, the president can enforce the ordinance with the reason of emergency situation. But such an ordinance will require parliament ratification within 120 days of enforcement. Ratification. Ratification का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट इसको बहरहाल अप्रूव कर ही लेगी। In the absence of ratification, the ordinance shall be void ab initio. ये हमारे मुल्क में एक मसला हुआ है, रिसेंट पास किया कुछ सालों पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एक आया था, जो कि बहरहाल अब नापेद यानी कि रिपील लॉ है। ये अक्टूबर 2016 में आया। इसको वही इमरजेंसी सिचुएशन का बहाना बना के उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, बहरहाल उस गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज थे, बिकॉज ऑफ द रीजन उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो शेक हुई थी, उसका ये कानून जो है वो खड़ा नहीं रह सका। प्रेसिडेंट ने बहरहाल इसको लागू तो कर दिया, मगर ये कि वो लागू करने के बाद 120 दिनों के अंदर जब पार्लियामेंट में अप्रूव होने किया, तो उस वक्त जो है वो सलीम मानवी वाला और कुछ इसकी जो टीम थी, वो भारत सेनेट की टीम ने इसको जो है वो अप्रूव नहीं किया, और इसके नतीजे में कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 जो है वो 120 दिनों की मुद्दत पूरी करने के बाद पार्लियामेंट से रेटिफाई होने के ना होने की वजह से वो मुल्क में रिपील हो गया। तो आप लोगों ने याद रख लिया कि ऑर्डिनेंस जो है वो दो वजूहत से आएगा, या तो मुल्क में पार्लियामेंट है ही नहीं, मार्शल लॉ लगा हुआ है, या मुल्क में पार्लियामेंट है तो उस सूरत हाल में इमरजेंसी की बात करके आप जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू लॉ ले आइए। मगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू लॉ लाना उस वक्त के जब पार्लियामेंट सेशन में उसको 120 दिनों के अंदर अप्रूव करवाना पड़ेगा। अगर नहीं अप्रूव करवाया तो उस सूरत हाल में आपका ये कानून जो है वो 120 दिनों के खत्म होने के बाद यानी 121वें दिन पे मुल्की कानून नहीं कहलाएगा। तो दो वजूहत से जो है वो ऑर्डिनेंस आया। मार्शल लॉ, इमरजन में 120 डेज की लिमिट याद रखिए। नो नीड ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर तीसरी बात, आपके जिंदगी में दो डॉक्यूमेंट आते हैं, एसआरओ, सर्कुलर। एसआरओ पूरा फॉर्म बनता है स्टैट्यूटरी रूल एंड ऑर्डर। इसको आपको पढ़ाने के लिए मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एसआरओ जो है वो एक्सटेंशन ऑफ लॉ होता है, सर्कुलर जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ होता है। सर्कुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ है, एसआरओ जो है वो एक्सटेंशन ऑफ लॉ है। किसी सेक्शन में आप देखोगे टू रिप्लेस this may be provided prescribed in any section। अब जब कंपनी से पढ़ोगे तो बहुत सारे सेक्शन में आपको ये मिलेगा कि ये चीज इस तरीके से होगी, इसमें भी प्रिस्क्राइब, ये चीज उस तरीके से होगी, इसमें भी नोटिफाइड। तो ये जो प्रिस्क्राइब और नोटिफाइड होना है किसी सेक्शन के अंदर जगह ले लेगा वो डॉक्यूमेंट जो कि जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहा होगा, नोटिफाई कर रहा होगा, उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा एसआरओ। एसआरओ जो है वो चूंकि सेक्शन के अंदर ये चंद वर्ड्स, एस में भी प्रिस्क्राइब 4 वर्ड्स, एस में भी नोटिफाइड, एस में भी रेगुलेटेड, तो ये इस तरीके के जो वर्ड होंगे रेगुलेटेड, नोटिफाइड, प्रिस्क्राइब, इनकी जगह पे जो चीज़ रेगुलेटेड आएगी या नोटिफाइड आएगी वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मुल्क में जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आएंगी उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा एसआरओ यानी स्टैट्यूटरी रूल एंड ऑर्डर। और इससे 4 वर्ड्स की जगह पे शायद 2 पेज, 3 पेज, 10 पेज, बाज़ औक़ात 18, 20 पेज वो जो है वो 12 जगह ले लेंगे, और इसको फिर जो है वो ज़िंदगी के अंदर ऐसे कहा जाएगा कि दिस इज़ ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉ। और फिर ये कहा जाता है कि दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ। 4 वर्ड्स की जगह पे 10 पेज आ गए। सर्कुलर क्या होता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ है। जैसे मिसाल के तौर पे सर्कुलर 1 2008 एक सर्कुलर, आपको बहुत सारी जगहों पे ये लिखा हुआ मिलेगा कि आप जो है वो इस चीज़ को न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिएगा, प्रोस्पेक्टस है न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिएगा, उर्दू न्यूज़पेपर में कीजिएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो है वो कीजिएगा। अच्छा, अब होता ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये होना शुरू हो गया कि आप उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपवाते तो थे, मगर इंग्लिश टेक्स्ट जो है वो चूँकि लिखना आसान होता है तो इस वजह से आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर में इंग्लिश में छपवा दिया, उर्दू न्यूज़पेपर में भी आपने इंग्लिश में ही छपवा दिया, इंग्लिश टेक्स्ट में। न्यूज़पेपर वाले दोबारा छाप देते हैं ये। तो इसके ऊपर सर्कुलर 1 2008 आया, उसमें ये कहा गया कि भाई देखिए
किसी भी सेक्शन के अंदर अगर ये रिक्वायरमेंट होती है कि उर्दू न्यूज़पेपर में छपवाइए, तो वो इस वजह से होती है कि मुल्क की अक्सर व बेशतर आबादी ऐसी है जो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाती और उसको समझना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। तो वो उर्दू न्यूज़पेपर को अगर पढ़ते हैं तो उससे भी उनको उस बात की जानकारी हो जाए जो लॉ की बहरहाल जो है वो एक तंबीह थी कि इसको लोगों तक पहुँचाना है। तो पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है अगर आप जो है वो उर्दू न्यूज़पेपर में भी इंग्लिश में छपाना शुरू कर दें, तो उस सूरत-ए-हाल में कंपनी के रिसोर्सेज़ ज़ाया हो रहे हैं, बाकी पर्पज़ तो अचीव नहीं हो रहा। अब इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया, सर्कुलर आया। इसमें कोई सेक्शन के अंदर बहरहाल इसमें भी प्रिस्क्राइब की जगह नहीं ली जा रही होगी, तो इसलिए इसको कहा जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। अच्छा, अब ये एक्सप्लेनेशन लॉ और एक्सटेंशन ऑफ लॉ है, ये जब आते हैं तो मुख्तलिफ नामों से आते हैं। कभी इसका नाम डायरेक्शन होता है, कभी इसका नाम पीआर्स होता है। पीआर्स फुल स्टैंड फॉर्म बनता है प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। कोर्ट्स होते हैं, फिर गाइडलाइंस होती है, सर्कुलर्स होते हैं, नोटिफिकेशन होती है। तो क्या एसीसीपी के पास ये इशू करने का पावर है? यस, एसीसीपी इज एम्पावर्ड टू इशू, सेक्शन 510 में लिखा हुआ है। कभी इसका नाम डायरेक्शन होगा, कभी इसका नाम कोड होगा, कभी पीआर यानी प्रूडेंशियल रेगुलेशन होगा, कभी गाइडलाइन होगा, कभी सर्कुलर होगा, कभी नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन टू मीन एसआर होगा। अच्छा, फिर बाद वक़्त इसका नाम जो है वो रेगुलेशन भी होगा। कभी कोई एसीसीपी ने रेगुलेशन के नाम से अगर कोई डॉक्यूमेंट जारी किया जो कि लॉ का पार्ट बनने जा रहा है, तो लाज़मी तौर पे उसे पब्लिक कमेंट्स उसमें के ऊपर माँगे जाएँगे। ये सेक्शन 512 में लिखा हुआ है। और पब्लिक कमेंट्स माँगने के लिए कम से कम कितना अरसा देंगे? वो कम से कम जो है वो 14 दिन देंगे। 14 दिन से ज़्यादा भी दे सकते हैं, मगर कम से कम जो है वो 14 दिन का वक़्त देंगे। इसमें पब्लिक कमेंट्स लिए जाते हैं और पब्लिक कमेंट्स को कंसीडर करने के बाद फिर ये रेगुलेशन जो है वो मुल्क में लागू होते हैं। टिल द टाइम ये रेगुलेशन जो है वो ड्राफ्ट फॉर्म में रहेंगे। ये वाले डॉक्यूमेंट्स कभी भी ड्राफ्ट फॉर्म में नहीं आते। ये डायरेक्टली जो है वो अनाउंस हो जाते हैं। ये इनिशियली जो है वो ड्राफ्ट होंगे। फिर इसमें कमेंट्स आएँगे, फिर ये फाइनल होगा। अच्छा, अब इसके ऊपर लॉ ने ये सजेस्ट किया हुआ है कि कभी कोई रेगुलेशन आया जो कि 12 सेक्शन के अंदर एक जगह ले लेगा कि कोई सेक्शन में लिखा होगा कि आप फॉर एग्जांपल सेक्शन 84 में कि आप पब्लिकली अगर डिपॉजिट रेज करते हो तो उस सूरत हाल में उस रेगुलेशन को पढ़िएगा जो एससीसीपी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो वो रेगुलेशन प्रिस्क्राइब जो होंगे वो बहरहाल जो है वो इसी पैटर्न पे आएंगे कि पब्लिक कमेंट्स पहले लिए जाएंगे वगैरह। अगर उस डॉक्यूमेंट को यानी कि सेक्शन की नॉन कंप्लाइंस तो सेक्शन के अंदर लिखी हुई होती है कि उसकी क्या पेनल्टी है। रेगुलेशन के ऊपर अगर नॉन कंप्लाइंस आप करते हो तो इसकी पेनल्टी सेंट्रलाइज कर दी गई है। 5 मिलियन रुपए की पेनल्टी लग सकती है अप टू, और 1 लाख रुपए पर डे की पेनल्टी होगी अगर इफ देयर इज द कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, यानी कि कोई नॉन कंप्लाइंस होगा जिसमें जो है वो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करना होगा, तो जितने दिन डिले करोगे हर डिले के ऊपर हर डे के ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी। अच्छा, और जो है वो 510 के जो डॉक्यूमेंट जारी होते हैं जो कि बेसिकली ये वाले डॉक्यूमेंट, इनके ऊपर लेवल 3 की पेनल्टी है। सेक्शन नंबर 479 है, उसमें ये कहा गया है कि आप पूरे लॉ में मुख्तलिफ सेक्शन में पढ़ेंगे पेनल्टी। पहले पुराना लॉ ये होता था कंपनीज ऑर्डिनेंस में हर सेक्शन के ऊपर ये 5 लाख 2 लाख 1 लाख। अब जो है वो इन्होंने सेंट्रलाइज पेनल्टी कर दी है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आपके सिलेबस के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की जानकारी तो है, मगर कौन सा सेक्शन कौन से लेवल के ऊपर वर्कआउट होगा, जैसे आज आप पढ़ रहे हो 510 के अंदर कोई डॉक्यूमेंट जारी हुआ और उसके अंदर नॉन कंप्लाइंस की गई तो लेवल 3 की पेनल्टी लगेगी। आप जो है वो इस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को तो जानिएगा, मगर कौन से सेक्शन के ऊपर कौन सा लेवल की पेनल्टी लगती है ये बहरहाल आपको याद नहीं रखना है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसकी जो है वो इस तरीके से सूरत हाल, लेवल 1 की जो पेनल्टी है वो आपको बता देता हूँ मैं, 25,000 रुपये की फिक्स पेनल्टी और 500 रुपये पर डे। लेवल 2 की पेनल्टी 5 लाख रुपए की पेनल्टी और जो है वो पर डे की पेनल्टी 1,000 रुपये की। और लेवल 3 की पेनल्टी 100 मिलियन की और पर डे की पेनल्टी 5 लाख रुपए की। तो 25,000, तो 25,000, 5 लाख और 100 मिलियन। और पर डे कितनी हुई? 500, 1,000 और 5 लाख।
ये 12,479 में आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख इसलिए नहीं रहा पेनल्टी की फिगर कि वो आपको याद नहीं करनी है, बस ये मालूम कर लेना है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की पेनल्टीज हैं, और वो अकॉर्डिंगली जो है वो पूरे लॉ में आप पढ़ते रहोगे कि लेवल 1 की लगेगी, लेवल 2 की लगेगी, कौन सा लेवल कहाँ पे प्लेस होगा, वो बहरहाल आपको देखने की जरूरत नहीं है सिलेबस की रिक्वायरमेंट की वजह से। अब आते हैं अगली बात। लो, कभी भी मुल्क में कोई लॉ इन्फोर्स होगा तो वो दो पैटर्न पे होगा, या तो ये पीस मिल होगा या एट वंस होगा। पीस मिल का मतलब ये होगा कि डिफरेंट प्रोविजंस ऑन डिफरेंट डेट्स। मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैंने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से दिया है। तो उस वक्त जो है वो सूरत हाल ये होती थी कि कंपनीज ऑर्डिनेंस का ये सेक्शन अप्लाई होगा, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा तो क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, इसकी जगह पे पुराने लॉ से जो कि कंपनीज एक्ट 1913 था उसका सेक्शन अप्लाई होगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज के 1984 में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आया, और इसके डिफरेंट प्रोविजन जो है वो डिफरेंट डेट पे जो है वो अप्लीकेबल हो रहे थे, और इसके अंदर 15 साल का अरसा था। 1984 से लेकर 1999 तक का अरसा, 15 साल गुजरे तो फिर ये पूरा लॉ अप्लीकेबल हुआ था। डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट डेट पे अप्लीकेबल हो रहे थे। ऐसी इन्फोर्समेंट को कहते हैं पीसमेल इन्फोर्समेंट। अब आज आप और मैं जो कानून पढ़ रहे हैं ये कंपनीज एक्ट 2017, और ये वाला जो है लॉ ये 8(1) इन्फोर्समेंट हुआ है। ये सेक्शन 1 के अंदर लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 1 के अंदर। मेरा वाला जो डॉक्यूमेंट था यानी कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 मेरे एग्जाम का, उसके भी अंदर सेक्शन 1 लिखा हुआ था। उसमें सेक्शन 1 की पूरी डिटेल थी कि इस दिन को, इस दिन को, इस दिन को, इस दिन को ये सेक्शन, वो 15 साल इसमें निकाल दिए थे उन्होंने। आपके साथ जो कानून है वो पूरा का पूरा कानून एक दिन अप्लीकेबल हो रहा है, और ये 30 मई 2017 है। और इसको जो है वो चूंकि एक दिन से जो है वो पूरा लॉ अप्लीकेबल हो गया तो इसको कहा जाता है 8(1) इन्फोर्समेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, वेज टू अक्वायर कॉर्पोरेट स्टेटस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर कुछ लोग काम करते हुए आपको नजर आते हैं एंड दे आर क्लेमिंग कि हम जो है वो कंपनी के स्टेटस पे काम कर रहे हैं, तो दे विल बी डिफाइनिंग देयर कॉर्पोरेट स्टेटस ऑन द बेसिस कि हमने कंपनी बनाई है कंपनी एक्ट के तहत। हम तो स्टेचुटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के स्पेशल एनेक्टमेंट के तहत बनी हुई है। ये है एंटिटी जो कि कॉर्पोरेट है। पार्लियामेंट एनेक्टमेंट। मैं आपको एग्जांपल दूं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन SLIC एक्ट 1956 के तहत बनी हुई है। इसके अंदर SBP भी आ गई, SBP एक्ट 1956 के तहत बनी हुई है। इसके अंदर जो है वो PNSC भी आ गई। अब अगर कंपनी का स्टेटस है तो इसके ऊपर तो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल होगा। अगर पार्लियामेंट के स्पेशल एनेक्टमेंट के तहत बनी हुई है तो उस सूरत हाल में इनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होंगे। 130 जो कि एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर्स के ऊपर है, 132 AGM के ऊपर है, 220 है। 220 से 239 अकाउंट से रिलेटेड है, 247 से 267 जो है वो ऑडिट से रिलेटेड है, 270 और 271 जो है वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। इनके ऊपर ये सिलेक्टेड सेक्शंस अप्लाई होंगे। ये सिलेक्टेड सेक्शंस अप्लाई होंगे, और जब जब ये लिस्टेड है। अगर ये लिस्टेड ना हो, लाइक इंश्योरेंस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत बनी हुई स्टेट लाइफ लिस्टेड नहीं है, तो इसके ऊपर क्या कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा? नहीं, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन दिस इज नॉट द लिस्टेड। तो इसके ऊपर फिर क्या अप्लाई होगा? जब आप इसका ऑडिट करने जाएंगे तो इसका पार्लियामेंट का जो स्पेशल एनेक्टमेंट है, यानी ये जिसने इसको पैदाइश दी है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है सारा कुछ कि ये कैसे चलेगी, कैसे जो है वो काम करेगी, इसके डायरेक्टर्स कैसे आएंगे जाएंगे, कैसे इसकी मैनेजमेंट की फंक्शनिंग कैसे होगी, इसके ऑडिट कैसे होंगे, अकाउंट कैसे होंगे। ये आपके कंपनीज एक्ट के तहत नहीं चलेगी। कंपनीज एक्ट ने खुद इसको बाहर निकाल दिया है। ये वाली बात कि इस लिस्टेड के ऊपर सिर्फ अप्लाई होगी, ये 505 नंबर सेक्शन में लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 505 के अंदर 505 का सब सेक्शन नंबर 2 आपको ये बताता है कि इसके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई जब होगा कि जब इसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होंगी। PNSC है, लिस्टेड है, इसके ऊपर अप्लाई होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्टेट लाइफ बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी का कॉर्पोरेट एंटिटी है, बट देयर ऑडिट एंड देयर अकाउंट्स एंड देयर मैनेजमेंट विल नॉट बी फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनीज एक्ट, रादर देयर रेस्पेक्टिव लॉ, द लॉ व्हिच गेव बर्थ टू देम, जिसकी वजह से ये पैदाइश हुई है इनकी, उन्हीं से जो है वो बहरहाल इनका काम जो है वो निकलेगा। इनका काम जो है वो कंपनीज एक्ट से नहीं निकलेगा। अच्छा, फॉरेन एनेक्टमेंट के तहत जो एंटिटी बनती है जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है
फॉरेन कंपनी लाइक IBM पाकिस्तान, IBM पाकिस्तान हो गई, ENI पाकिस्तान हो गई। ये जो है वो ऐसी एंटिटीज है जिन्होंने पाकिस्तान में कॉर्पोरेट एंटिटी चला रहे, बट दे हैव नॉट डिफाइंड देयर स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट, they have not defined their status on the basis of the parliament enactment, rather they have gained their shelter on the basis of the foreign law। ये जो है वो ENI इटली की शायद कंपनी है, IBM पाकिस्तान जो है वो बहरहाल जो है वो USA की कंपनी है। इन्होंने फॉरेन एनएक्टमेंट के थ्रू पाकिस्तान से बाहर अपनी कंपनी बनाई और पाकिस्तान में इन्होंने प्लेस ऑफ बिजनेस खोला, जिसको आप लोग जो है वो बहरहाल कहते हैं फॉरेन कंपनी, या उमूमी तौर पे इसको कहा जाता है ब्रांचेस। इस फॉरेन कंपनी यानी इस ब्रांच के ऊपर कंपनीज एक्ट ने कहा हुआ है कि आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई करने, मगर अगेन जो है वो अप्लाई करने सिलेक्टेड, जो कि इतने से 434 से 450 तक, जो बेसिकली जो है वो ऑडिट और अकाउंट से रिलेटेड है, और ये जो है वो उस हद तक अप्लाई होंगे जो कि इनका पाकिस्तान में बिजनेस रन हो रहा है। ENI अगर जो है वो इटली में इनकॉर्पोरेटेड है तो इटली में ये कैसे काम करती है, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर जो है वो USA में बनी हुई IBM या INC है तो उसका पाकिस्तान में जो है वो बिजनेस वो तो कंपनीज एक्ट में तोला जाएगा, मगर इनका USA का बिजनेस बहरहाल दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जो है वो इनके ऊपर सिलेक्टेड वे में अप्लाई होगा। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट एंटिटीज हमें 3 नजर आएंगी, एक जो है वो पार्लियामेंट के एनेक्टमेंट वाली, एक जो है वो कंपनीज एक्ट वाली, और एक फॉरेन एनेक्टमेंट वाली। फॉरेन एनेक्टमेंट वाली के ऊपर हमने छाप लगा दिया, ये तो ब्रांच है, ये तो जो है वो फॉरेन कंपनी है, इसके ऊपर सिलेक्टेड सेक्शंस अप्लाई होंगे। पार्लियामेंट के स्पेशल एनेक्टमेंट वाली होंगी तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे कि क्या इसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है कि क्या सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है। एग्जाम्पल मैंने दे दी, अगर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन को देखते हो तो लिस्टेड जो है वो सिक्योरिटीज हैं, नतीजतन कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। और अगर जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को देखते हो, SBP को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देखते हो, तो उसके ऊपर जो है वो सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब सिक्योरिटीज लिस्टेड है PNSC की, तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, तो पूरा अप्लाई नहीं होगा। ये सिलेक्टेड सेक्शन जो है, जब इंशाल्लाह आप ये सेक्शन पढ़ेंगे तो फिर आप जो है वो अकॉर्डिंगली इसको जॉट डाउन कर लीजिएगा कि यही सेक्शन सिर्फ अप्लाई होंगे। बाकी कंपनीज एक्ट में जो कंपनी बनी हुई है उसके ऊपर तो बहरहाल जो है वो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। ऑल ऑफ द अबव कॉर्पोरेट स्टेटस कलेक्टिवली कॉल्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट। आपको पूरे लॉ में कंपनी का वर्ड यूज होता हुआ नजर आएगा, फॉरेन कंपनी का वर्ड यूज होता हुआ नजर आएगा, कॉर्पोरेशन यानी का वर्ड यूज होता हुआ नजर आएगा। अगर इन तीनों को एक साथ पुकारना हो तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज 9 में लिखा हुआ है कि आप इसको कलेक्टिवली फिर बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से पुकार दीजिएगा। अच्छा, हमारे मुल्क में कानून साजी और कानून के तहत जो है वो लॉ जो है वो भारत चलाने का जो पावर है उसको ऐसे कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव पावर, कानून साजी का पावर। डिमार्केशन है इसके अंदर, यानी बाउंड्री लाइन है। कुछ कानून फेडरल लेवल पे बनते हैं, कुछ कानून जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे बनते हैं। कंपनीज एक्ट जो है वो 12 जो है वो फेडरल कानून है, यानी इस्लामाबाद से गवर्न होता है, इसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। Under the Constitution, federal government will make and enforce the law for federal legislative power, and provincial government will make the and enforce the law for the provincial legislative power. जो फेडरल लेजिस्लेटिव पावर के जो कानून होते हैं वो पार्लियामेंट से अप्रूव होते हैं, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर वाले कानून होते हैं वो जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अप्रूव होते हैं, यानी प्रोविंशियल असेंबली से अप्रूव होते हैं। इसके एग्जांपल एम्प्लॉइज और लेबर से मुतालिक, यानी लेबर लॉ जितने भी हैं वो प्रोविंशियल लॉ में आते हैं, और जो सेल टैक्स ऑन सर्विस गुड्स के मुतालिक है ये 12 जो है वो फेडरल लॉ की लिस्ट में आता है। तो मुल्क में जब भी कानून बनेगा वो कानून जो है वो या तो फेडरल कानून कहलाएगा या प्रोविंशियल कानून कहलाएगा। फेडरल कानून और प्रोविंशियल कानून क्यों बने ये कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाए, उसकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। केफ में बहरहाल टेक्स्ट के पेपर में इसको पढ़ाया जाता है कि एंट्री नंबर 49 है, उसके अंदर ये डिस्कस होता है कॉन्स्टिट्यूशन के एंट्री नंबर 49 के अंदर कि कौन सा फेडरल लेजिस्लेटिव पावर के अंदर कानून है, कौन सा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर के अंदर कानून है। तो ये बहरहाल एक पूरी लिस्ट है जिसको यहाँ पे बहरहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको कम से कम ये याद रखना ज़रूरी है कि कंपनीज एक्ट जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव पावर है। विद इन दैट जो है वो यू विल बी फाइंडिंग कि फेडरल गवर्नमेंट कानून को रेगुलेट करती है, पार्लियामेंट इसको अप्रूव करती है। यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं होता, बिकॉज नहीं होता कि ये जो है वो कौन से जो है वो लॉ के अंदर आती है, ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर आती है। कभी भी कोई कानून पढ़ेंगे
कभी भी कोई कानून पढ़ेंगे तो उस कानून के पढ़ने के ऊपर जो है वो सूरत हाल ये कि उस कानून के स्टार्ट में पहले पेज पे इटैलिक फॉन्ट में, चाहे पाकिस्तान में कानून पढ़ें, पाकिस्तान से बाहर का कानून पढ़ें, तो इटैलिक फॉन्ट में कुछ लिखा होता है, उसको कहा जाता है प्रीएम्बल, या उर्दू में कहूँ तो इब्तदाइया। ये बताता है कि जो कानून आप पढ़ने जा रहे हैं उसका जो है वो बेसिकली मकसद क्या है, क्या इसमें आप अचीव करेंगे। ये शायद जो है वो यहाँ से निकाला गया कि जो कुरान के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये समझते हैं कि जब हम सूरह बकरा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, उसमें जो है वो बहरहाल हम पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यानी इसको जो है वो मदरसों में से समझाया जाता है कि ये तो प्रीएम्बल है कुरान का। इस तरीके से कुरान बयान करता है अपने आप को सूरह बकरा के अंदर कि ये किताब जो है इसमें साइंस की भी बातें हैं, उसमें जो है वो पिछली कौमों की भी बातें हैं, इबरत के वाक़यात भी हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होने, इबादत की भी बात है। मगर इसके बावजूद भी आप सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अल्टीमेटली जो है इसका समरा क्या है, इसका समरा ये है कि इंसान जो है इंसान बन जाए, यानी हिदायत पे आ जाए। तो ये बेसिकली कुरान का ऑब्जेक्टिव है, जो कुरान ने जो है वो सूरह बकरा में जो है वो शुरू में बता दिया कि हुदल लिल मुत्तकीन। इसी तरीके से शायद इसी सुन्नत को जो है वो जारी रखा गया है। दुनिया में जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो कानून के ऊपर पहले जो है वो पेज पे इटैलिक फॉन्ट में ये लिख देते हैं कि जो कानून आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या होगा, इसमें क्या अचीव करने जाएंगे। तो कंपनीज एक्ट का प्रीएम्बल ऐसा है कि एक ऐसा एक्ट है, यानी रिफाइन हो गया कि ये जो है वो पार्लियामेंट के पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव्ड कानून है, और इसके अंदर जो है वो रिफॉर्म और री इनेक्ट हो रहा है, द लॉ नया बन रहा है। कुछ चीज़ें रिफॉर्म का मतलब नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो रिप्रोड्यूस हो गई। द लॉ टू मीन पुराना जो लॉ था इससे पहले कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को नया करना है, और कुछ चीज़ें वापस रिप्रोड्यूस हो जाएंगी, री इनेक्ट कर देंगे, और इसको जो है वह किताबी शक्ल में ले आएंगे, और उस किताबी शक्ल का नाम होगा एक्ट। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। और इसके अंदर किसके बारे में जो है वो तस्करे मिलेंगे? इसके अंदर तस्करे मिलेंगे कंपनीज के बारे में। वो कंपनीज की जो है वो डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। कंपनीज वो होती है जो कि बनती हैं और रजिस्टर्ड होती हैं किसमें? इस एक्ट में, यानी कंपनीज एक्ट में। या फिर एक कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है। कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है क्या मतलब? कंपनीज एक्ट 1913 मुल्क में कानून था, खत्म हो चुका। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 मुल्क में कानून था, खत्म हो चुका। और कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 मुल्क में कानून था, खत्म हो चुका है। ये तो सिर्फ 120 दिन वाला कानून था जो भी मैंने आपसे तस्करा किया पिछले वाले पॉइंट में। बिकॉज के पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया, नतीजतन ये स्ट्राइक डाउन हो गया। तो इन कानून के तहत जो कानून कंपनियां बनी हुई हैं वो कंपनी लॉ की बनी हुई किताब कंपनियां कहलाती हैं, और कंपनीज एक्ट की किताब के तहत जो कंपनी बनी हुई है वो भी कंपनी। यानी इन चारों टाइप की कंपनियों को आप आज कंपनीज एक्ट में ही जो है वो तोलिएगा। यानी कि अगर कोई किसी क्लाइंट के पास जाओगे और वो कहेंगे कि हम कंपनीज एक्ट की ये बात को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हम तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में बने हुए हैं और उसमें तो ऐसा लिखा हुआ था, तो आप उसको कहिएगा कि नए वाले लॉ ने पुराने कानून को ख़त्म कर दिया, और पुराने कानून को ख़त्म करने के साथ साथ ये भी कह दिया है कि आपको नए कानून को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे जो है वो अप्लाई करने की बात उन्होंने दलालत कैसे दी, इसकी जो है एविडेंस कैसे दी? एविडेंस ऐसे दी कि कंपनी के डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया कि कंपनी नई भी और कंपनी पुरानी भी, ये सारी की सारी कंपनियां कहाँ पे शामिल हो गई? प्रीएम्बल के अंदर शामिल हो गई। और प्रीएम्बल जो है वो क्या है? द लॉ रिलेटिंग टू द प्रीएम्बल क्या है? द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज एक्ट। इसके अंदर जो है वो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सारी की सारे बातें कंपनियों के ऊपर अप्लाई होंगी। और कंपनियां क्या हैं? वो ये सारी कंपनियां हैं, यानी कि जो है वो कंपनीज एक्ट वाली और कंपनीज ऑर्डिनेंस वाली और 2016 वाली और नए वाले कानून वाली भी। अच्छा, नाउ लास्ट पॉइंट आज की क्लास का डिस्कशन का, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट 2017 वेयर सेपरेट गवर्निंग स्टैट्यूट आर एप्लीकेबल। अभी मैंने आपको सिलेबस के अंदर मुख्तलिफ जो है वो तस्करे किए कि भाई सूरत हाल ये है कि सीडीसी एक्ट है, वो ज़ाहिर बात है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है वो बैंकों के ऊपर अप्लाई होता है। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस वो इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर अप्लाई होता है। ये सारे के सारे जो है वो आप किसी बैंक का ऑडिट करने जाएंगे तो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस से अपनी ज़िंदगी को वर्कआउट करते हैं। आप जो है वो अगर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे तो अपनी बातें इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस से अप्लाई करते हैं। तो क्या कंपनीज एक्ट जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा? क्या कंपनीज एक्ट जो है वो सैलरी बैंक यानी बैंक के ऊपर अप्लाई नहीं होगा? बिल्कुल अप्लाई होगा। कंपनीज एक्ट शैल अप्लाई बट इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, तो उस सूरत हाल में सेपरेट इनेक्टमेंट शैल प्रीवेल। यानी कि मिसाल के तौर पे बैंकिंग ऑर्डिनेंस में आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 3 लोग साइन करेंगे।
प्रेसिडेंट साइन करता है, यानी कि जो है वो बैंक का प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसके बाद जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करेगा, उसके बाद एक डायरेक्टर साइन करेगा। इंश्योरेंस कंपनियों में जाओगे तो वहाँ पे 4 लोगों के बारे में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में जो है वो सिर्फ 2 लोगों के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या जो है वो किसी कंपनी के अंदर, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ये देखते हैं कि 4 लोगों ने साइन किया तो उन्होंने क्या गलत किया? नहीं, उनके सेपरेट इनेक्टमेंट में यही लिखा हुआ है कि 4 जो है वो लोगों को साइन करेंगे। तो फिर 2 लोगों की जो रिक्वायरमेंट कंपनीज ऑर्डिनेंस में लिखी हुई है, क्या उसको डिस्कार्ड कर देंगे? बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे, बिकॉज ऑफ द रीजन कंपनीज ऑर्डिनेंस ने कहा हुआ है हमें वहां पे अप्लाई कीजिएगा जहां पे सेपरेट गवर्निंग स्टेट्यूट में तकाबुल या तजाद ना आ रहा हो। अगर सेपरेट स्पेशल इनेक्टमेंट में तजाद आएगा तो उस सूरत में सेपरेट इनेक्टमेंट विल प्रीवेल और कंपनीज एक्ट को जो है वो पीछे छोड़ दीजिएगा। आज की बहरहाल जो है वो यहाँ थी हमारी डिस्कशन। और अच्छा, क्वेश्चन आंसर का जो है वो चैट आपको नजर आ रहा है, उसके ऊपर आप अपने क्वेश्चंस को जो है वो अपलोड कर दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ 15-20 मिनट में जितने आंसर जो है वो मैं दे सकूँ, और इसके ऊपर जो है वो फिर आपको अगर तसल्ली हो जाती है तो ठीक है, वरना ये कि फिर वो जो व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह है उसके अंदर भी आप मुझे जो है वो क्वेश्चन जो है वो जो जीनियन आपके क्वेश्चन है वो बहरहाल जो है वो मेरे साथ जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। Is the red book of Bear Act were using for June attempt still fine? No, it is not fine because of the reason there are lot many amendments। हम लोगों ने जो है वो बात की हुई है कि अच्छा सर रिजवान, ये अभी आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रन कर रहे हैं सर? जी जी अच्छा, मैं इसमें कुछ ये सवालात बहुत सारे आए थे बीच में बच्चों के, तो मैं अगर आपसे कुछ सवालात पूछ लेता हूँ, मैंने अलग से नोट डाउन कर लिए हैं, तो आप प्लीज जी अगर उनका जवाब दे दें तो इन बच्चों के क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। जी, मतलब ये जो वो चैट हो रही है इस पे आंसर नहीं देने हैं? इस पे भी आंसर देने हैं, इसके अलावा और भी कुछ सवालात हैं, आप इसको आंसर दे दें, फिर मैं इसके अलावा भी कुछ सवालात आपको जी पूछ बिल्कुल, लेता मैं हूँ। एंड में आपके पास आता हूँ, पहले मैं इनको दे दूँ। जी जी। अच्छा, रेड बुक ऑफ बैरेक्ट वी वर यूजिंग, नो द जून अटेम्प्ट बैरेक्ट विल नॉट बी यूजेबल। आप उसको यूज करेंगे तो आपको खुदा न खास्ता उसमें नुकसान हो सकता है। देर आर लॉट मेनी अमेंडमेंट्स, और उस अमेंडमेंट को अगर इसमें इनकॉर्पोरेट करने जाएंगे तो आपको जो है वो बहरहाल बहुत मुश्किलात हो जाएंगी और रिस्क हो जाएगा, आपको नया लो लेना पड़ेगा। और ये लो जो है वो बहरहाल मैंने आपसे बात की है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो यू शुड रिलाई ऑन द सॉफ्ट कॉपी जो कि बहरहाल वेबसाइट पर मौजूद है। विच बुक्स आर रिकमेंडेड? मेरे क्लास के लेक्चर्स एंड द नोट्स विच वी वर यूजिंग एंड द बेयर एक्ट। बाकी अदरवाइज आपके पास और कोई किताब पढ़ने का वक्त नहीं है, आप जो है वो मजीद जो है वो कोई टाइम अलोकेट किसी और जगह पे ना कीजिएगा। दिस क्लास इज फॉर विच अटेम्प्ट? ये बहुत मरतबा जो है वो डिस्कस हो चुका है कि दिसंबर 2020, जून 2021 और दिसंबर 2021। सर, आर वी आर अलाउड टू our notings on the act which we will carry with us in the papers। जैसे उसके अंदर जो है वो आप छोटा मोटा जो है वो कोई रेफरेंसेस जो है वो कर लीजिएगा। अगर अगर आप इसके ऊपर आप पूरी पूरी जो है वो एग्जाम्पल स्कोर करने बैठेंगे और जो है उसके ऊपर फ्लैग्स लगाएंगे और पोस्टिट लगाएंगे तो वो आपको एग्जाम में बहरहाल जो है वो नुकसान हो सकता है। बाकी अदरवाइज जो है वो जैसे टेक्स्ट का पेपर तो 3 अटेम्प्ट से जो है वो हो रहा है, उसमें मैंने बच्चों के पास देखा हुआ है, और उसके ऊपर जो है वो क्रॉस रेफरेंसिंग जो कि बहरहाल करनी पड़ेगी आपको, और जो है वो छोटी मोटी जो है वो कोई पॉइंट लिख ली तो वो वायरल चल जाता है। बाकी अदरवाइज जो है वो पूरे पूरे नोट्स वहाँ पे छापने की कोशिश ना कीजिएगा। हाउ मेनी बुक्स वी हैव टू कैरी इन पेपर्स? जितने लो हैं वो सारी की सारी बुक्स जो है वो कैरी करना चाहें तो करें। बाकी इसके अलावा जो इंशाल्लाह मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा उसके अंदर ये सारे लो एक ही जो है वो फोल्डर के अंदर 2 गत्तों के अंदर ये सारे कानून आ जाएंगे, तो एक ही किताब आप लेके जाएंगे। रिडीमेबल कैपिटल और डेट सिक्योरिटी जिस किस लिस्टेड कंपनी को हो, क्या वो लिस्टेड कंपनी है? यस, वो लिस्टेड कंपनी है। मैंने आप लोगों से बात की है लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में कि एनी ऑफ द सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के डेफिनेशन जब आप देखते हैं तो उसके अंदर डेट सिक्योरिटी भी है, उसके अंदर शरिया कंप्लाइंट डेट सिक्योरिटी जिसको रिडीमेबल कैपिटल कहते हैं वो भी है, और उसके अंदर इक्विटी सिक्योरिटी भी है। एससीसीपी का अपॉइंट करना इनडायरेक्टली होगा ना? एससीसीपी का अपॉइंट करना इनडायरेक्टली नहीं, एससीसीपी का अपॉइंट करना ऐसा होता है कि कंपनी के आर्टिकल में जगह बनाई जाती है। जैसे कंपनीज एक्ट 2017 और 12 जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 से पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 रिलेवेंट प्रोविजंस लॉ में मौजूद है।
उसके तहत जो है वो एससीसीपी कंपनी को कहती है कि आप अपने आर्टिकल के अंदर जगह बनाइए, आप साफ सीधा रहे, आपके अंदर हम अपने डायरेक्टर जो है वो भेजना चाहते हैं, जो तरीकाकार है लॉ में वो वक्त पे देखा जाएगा, और उसके तहत जो है वो आर्टिकल में जगह बनाने के बाद नॉमिनेशन के थ्रू ये डायरेक्टर आते हैं, और ये नॉमिनेशन के थ्रू आने वाले डायरेक्टर जो है वो एससीसीपी के नुमाइंदे, एससीसीपी का वॉचडॉग होते हैं। लाइक इन केस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एससीसीपी के बंदे बोर्ड पे बैठे हुए हैं, और उसके बोर्ड पे लाने के लिए आर्टिकल में जगह बनी हुई है उस कंपनी के, और उसके ऊपर जो है वो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर ताबीर नहीं होगी, डेफिनेशन में इसका एक्सक्लूजन है। Every NPO under section 42 is public sector only, और those NPO under नहीं, सेक्शन 42 के अंदर कोई भी जो है वो आ सकती है। लाइक जो है वो आपको एग्जांपल दूं कि आगा खान फाउंडेशन गवर्नमेंट की एंटिटी नहीं है, मगर बहरहाल सेक्शन 42 की कंपनी है। जिंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय की, वो बहरहाल जो है वो बहरहाल इसके अंदर शहजाद रॉय की, सॉरी, वो तो जो है वो बेसिकली ट्रस्ट है। इसके अलावा जो है वो मिजराब के नाम से एक जो है वो हेल्थ केयर की जो है वो कंपनी है, वो सेक्शन 42 की कंपनी है। तो कोई भी जो है वो इसके अंदर सेक्शन 42 के अंदर सोशल वेलफेयर वाली एंटिटी अगर अपने आप को लाना चाहे तो वो ला सकती है, और इसके ऊपर जो है वो बहरहाल सेक्शन 42 का प्रोटोकॉल है, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी गवर्नमेंट ओन एंटिटी हो, उसको अगर सेक्शन 42 में आना हो तो क्या इसको इजाजत है? यस, हमने अभी देखा है कि उसको भी इजाजत है। सर आफ्टर अप्रूवल लॉ एक्ट बन जाएगा? सर आफ्टर अप्रूवल लॉ एक्ट बन जाएगा। देखिए, अभी आपको मैंने बात की कि अगर पार्लियामेंट सेशन में है, और पार्लियामेंट सेशन में होने के ऊपर अगर जो है वो पार्लियामेंट सेशन में होने के ऊपर अगर जो है वो ऑर्डिनेंस आया और जो है वो उसको 120 दिनों में अप्रूव करवा दिया तो एक बन जाएगा। और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ऑर्डिनेंस आया, तो ऐसा तो वो लॉ वैसे ही चलता रहेगा, उसको पार्लियामेंट में अप्रूव कराने की जरूरत नहीं होती है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन? ये इंशाल्लाह जो है वो वक्त पे देखेंगे। रूल्स रेगुलेशन और नोटिफिकेशन जो है वो कहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम नोटिफिकेशन देना चाहिए, कहाँ पे रूल का देना चाहिए, कहाँ पे रेगुलेशन का देना चाहिए, इंशाल्लाह जब इसकी एप्लीकेशन हम करेंगे, कभी रूल्स और रेगुलेशन पढ़ेंगे, तो उस वक्त आपको सही समझ में आएगा। प्लीज टेल मी द एब्रीविएशन ऑफ पीआर, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। यू सेड PSX लिमिटेड बाय, नहीं ये मैंने नहीं कहा, ये लिमिटेड बाय शेयर्स है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है बनी थी वो लिमिटेड बाय गारंटी बनी थी, मगर इसको एक डीमैचुरलाइजेशन का कानून हमारे मुल्क में पास हुआ, बाय वर्च्यू ऑफ दैट नाउ दिस इज द लिमिटेड बाय शेयर। सर विल यू गिव, कहा गया नहीं, वो कहाँ गया वो सवाल, वो लिमिटेड बाय उसका एक पोर्शन दिया था आंसर। अच्छा, वो लिमिटेड बाय शेयर्स वाले जो है वो जो आंसर वो था, अपना आंसर क्वेश्चन दोबारा से डाल दीजिएगा, वो मिस हो गया है थोड़ा सा। अच्छा, प्लीज टेल मी द एब्रिविएशन ऑफ PR, प्रूडेंशियल रेगुलेशन, recent changes in the syllabus, recent changes in the syllabus। recent changes में सिलेबस के अंदर मैंने आपको अभी सिलेबस के अंदर डिस्कस किया 101 अमेंडमेंट, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के थ्रू, और इसके अलावा जो है वो आपकी जो है फर्दर एक बड़ी अमेंडमेंट जो है वो कंपनीज फर्दर इशू ऑफ शेयर रेगुलेशन 2020। हाउ डू वी नो which regulatory rule is the clause as may be prescribed? Every section will be providing। मैंने आपको जो है वो अभी बात की कि you will be finding the section and within that there will be the defining you should refer the rule and regulation, और उसी काम के लिए तो आप मेरे से सीख रहे हो। अदरवाइज जो है वो you will not be able to find कि which rule and regulation relevant to which section, और उसके ऊपर बहरहाल मेरी जिंदगी कंज्यूम हुई है और वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? फर्स्ट टॉपिक आज का था सर लिमिटेड बाय गारंटी, नहीं ये लिमिटेड बाय गारंटी बनी थी, अब आज ये लिमिटेड बाय शेयर हो गई है। अच्छा सर, विल यू गिव योर नोट्स ऑन गिवन इन द प्रीवियस? नोट्स जो है वो बहरहाल अब बुक फॉर्म में जो है वो अगर आप चाहिए तो वो भी आपको स्क्राइबर के मैनेजमेंट से मिल जाएंगे, और इसके अलावा ये कि ये 100 फॉर्म में मैं आपके साथ जो है वो हर क्लास में शेयर करता रहूँगा, और उसको बहरहाल जो है वो थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल बुक फॉर्म में जो है वो ऑनलाइन में जो है वो रेफर नहीं किया जा सकता। हाँ, बुकें आपको जो चाहिए होंगी तो आप स्क्राइबर के मैनेजमेंट से जो डिस्कस कर लीजिएगा। इस सिटी बैंक NY इस फॉरेन इनेक्टमेंट, यस, सिटी बैंक जो है वो पाकिस्तान में ब्रांच की शक्ल में है, और ये ब्रांच जो है वो बहरहाल जो है वो पाकिस्तान में फॉरेन कंपनी के नाम से ताबिर होगी। 434 से लेकर 450 तक के सेक्शंस कंपनीज एक्ट के अप्लाई होंगे, और चूंकि ये बैंकों का काम करती है तो इसलिए इसके ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी फॉलो होगा। इफ एंटिटी इज नॉट बैक्ड बाय फॉरेन लॉ, then what is the status of company or its branch in Pakistan? If entity is not backed by foreign law,
मतलब ये सवाल जो है वो क्लियर नहीं है कि अगर कोई एंटिटी पाकिस्तान में आई और वो कॉर्पोरेट स्टेटस के थ्रू है तो उसके 3 ही जवाब बनेंगे, या तो वो फॉरेन एनेक्टमेंट के थ्रू बनी हुई होगी, या वो पाकिस्तान में जो है वो बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि पार्लियामेंट के एनेक्टमेंट के तहत बनी होगी, या फिर ये कि वो कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई होगी। अगर जो है वो कोई फॉरेन ट्रस्ट वगैरह है तो उसकी बहरहाल जो है वो हम सिलेबस के लिए डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आप अलग से मुझसे पूछना चाहे तो पूछ लीजिएगा। सर हमारे फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? आज फर्स्ट टॉपिक था हमारा, kindly re-explain SRO again. SRO stands for statutory rule and order, and this is something which will be providing a matter for any section which will be as may be prescribed, as may be notified, and that SRO in some cases will be taking the title of the regulation or rules or notification, etc. Section 10 to subsection 510 से 512 विथ एग्जांपल्स क्लियर कर दें काइंडली। 510 से 512 आज इतना ही लीजिएगा। 510 या 12 इज डीलिंग विद द एम्पावरमेंट ऑफ एसीसीबी फॉर इशू ऑफ द वेरियस डॉक्यूमेंट्स, जिसके नाम मैंने गिना है, कोर्स है, गाइडलाइंस है, सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है, प्रूडेंशियल रेगुलेशन है और रेगुलेशन है। इनके अंदर जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट जारी होंगे और कौन से डॉक्यूमेंट को कौन से सेक्शन के साथ लिंक करना है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है जो ओवर द ईयर्स आदमी सीखता है, और 12 अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ जो है वो ये 6 महीने 5 महीने की क्लासों में सीखेंगे। सर रेड वाली बुक लास्ट अटेम्प्ट की वो डिस्कार्ड हो गई? यस डिस्कार्ड हो गई। सर बुक का बता दें, लास्ट अटेम्प्ट वाली, यस वो डिस्कार्ड हो गई। सर प्रीएम्बल का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें, पर्पस ऑफ द लॉ। सर व्हाट इज द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉरेन लॉ एनेक्टमेंट। सर बुक बता दें, मैंने कहा कि भाई लास्ट अटेम्प्ट की बुक बेकार हो गई। प्रीएम्बल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। प्रीएम्बल मतलब पर्पस ऑफ द लॉ, व्हाई यू आर डिस्कसिंग द लॉ इज डिस्कसिंग, मतलब मिसाल के तौर पे आप अगर किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, वो प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट है, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई करने बैठेंगे तो क्या होगा? तो रसवाई होगी, जाहिर बात है। इसलिए कि कंपनीज एक्ट ने खुद कह दिया है कि हमारे अंदर तो उसके बारे में बातें मिलेंगी जो कंपनी से मुतालिक है। जैसे आईकेप का ऑर्डिनेंस जो है ना, वो आईकेप के मेंबर्स के लिए है, आईकेप के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर एक डॉक्टर जो है वो आईकेप के ऑर्डिनेंस के तहत अपनी जिंदगी दिखा लेगा तो क्या होगा? उसका जो है वो रसवाई होगी। इसी तरीके से आप जो है वो कंपनीज एक्ट में कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। अब कंपनीज एक्ट में कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ लिखा होगा? ये हमेशा प्रीएम्बल में लिखा होगा। प्रैक्टिस की बुक ये आईकेप की क्वेश्चन बैंक आएगी तो उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा मेरे क्वेश्चंस को बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्ड कीजिएगा, अल्लाह ने चाहा तो इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर पब्लिक सेक्टर कंपनी का सेकंड पॉइंट रिपीट कर दें। पब्लिक सेक्टर कंपनी का सेकंड पॉइंट ये है कि सेकंड पॉइंट का मतलब शायद मैं आपका ये समझ रहा हूँ कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एसीसीपी का नुमाइंदे अगर किसी कंपनी में जाते हैं और वो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स है, चूंकि एसीसीपी खुद एक गवर्नमेंट है यानी गवर्नमेंट का इदारा है, तो क्या उससे वो कंपनी पब्लिक सेक्टर बन जाएगी? नहीं, वो पब्लिक सेक्टर नहीं बनेगी। Sir, after ordinance is approved within 120 days, will it still remain ordinance or will it become an act? It will become an act. Ordinance हर हाल में असेंबली से अप्रूव होता है? नहीं, हर हाल में नहीं होता। जब होता है जब असेंबली मौजूद है। अगर असेंबली नहीं है, माशाल्लाह की सूरत हाल में जो लॉ होगा वो ऑर्डिनेंस ही रहेगा। इस COCG 2009 अप्लीकेबल और 2017 2019 इज अप्लीकेबल। बेयर एक्ट पे अच्छा सर आप अपनी ये प्रेजेंटेशन शेयर क्या करेंगे हमसे? ये एक तो कोशिश कीजिएगा अपने आंसर को जो है वो, ये क्वेश्चन को जो है वो उसमें लिखिया करें इंग्लिश के अंदर। ये उर्दू बहरहाल मुझे मुश्किल हो जाती है, मुझे इसकी आदत नहीं है शायद किसी वजह से। तो बहरहाल आप जो है वो इसको कोशिश कीजिए कि इंग्लिश टेक्स्ट में लिखिएगा। कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको मैं समझ जाऊंगा, मगर उर्दू तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। सर आप अपने ये प्रेजेंटेशन यस आप स्क्राइबर के मैनेजमेंट से इसके बारे में राब्ता कायम करेंगे। सर आफ्टर ऑर्डिनेंस इज अप्रूव विद इन 120 डेज विल इट रिमेन ऑर्डिनेंस और विल इट बी ये एक्ट बन जाएगा? बेयर एक शॉर्ट समरीज लिख सकते हैं। शॉर्ट समरीज बिल्कुल नहीं लिखिएगा, हाँ उसके अंदर क्रॉस रेफरेंसिंग वगैरह लिखिएगा, एग्जांपल्स भी ना लिखिएगा। कंपनीज अमेंडमेंट 20 इज ही टेस्ट होगा ना दिसंबर 20 के लिए? यस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो होगा। बिकॉज ऑफ द रीजन ये अभी आपसे बात हुई है कि 120 दिनों के अंदर अप्रूव होना चाहिए। 30 अप्रैल 2020 पे ये आया है, 4 महीने इसके खत्म होंगे, मई जून जुलाई अगस्त में, और उसके ऊपर ये इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा और आपके सिलेबस का इंशाल्लाह पार्ट है ये। अच्छा वेदर वो पार्लियामेंट से पास हुआ है ना हुआ? नहीं अभी तक नहीं हुआ। री इनेक्ट मीन्स ओल्ड, री यस ओल्ड। सर इफ अ कंपनी इज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड लिस्टेड
वो सो व्हाट विल बी स्टेटस, वो पब्लिक सेक्टर भी रहेगी और लिस्टेड भी रहेगी। बॉडी कॉर्पोरेट की 2 कंडीशन पढ़ाई, यानी इनमें से बॉडी कॉर्पोरेट की 3 कंडीशन है ना, तीनों में से कोई भी बात हो जाए तो। अच्छा सर, नाउ वेयर इट इज पब्लिश इन वाइट कलर बुक एज वेल, दैट इज 2020 एडिशन, इज दैट आल्सो नॉट रिलेवेंट फॉर जून 21 अटेम्प्ट? नहीं, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि आप जो है वो पब्लिश हो गया, कहाँ कब पब्लिश हुआ है। ये 2020 का बैरक जो है वो जो होगा वो भारत मार्केट में पुराना होगा, नया वाला तो अभी तक नहीं आया। पास पेपर रिलेवेंट रहेंगे, यस रिलेवेंट रहेंगे, मगर पास पेपर के अंदर आप लोग जो है वो आंसर जो है वो याद ना कर लीजिएगा, पुराने वाले पास पेपर को नए पैटर्न पे सॉल्व करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है? थ्रू इंटरपोज एंटिटी। अगर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट स्टेट लाइफ को कंट्रोल करती है तो बिकॉज ऑफ द रीजन के स्टेट लाइफ के अंदर डायरेक्ट जो है वो पावर रखा हुआ है। नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को करती है बिकॉज के स्टेट लाइफ के थ्रू शेयर होल्डिंग कैरी की हुई है। कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे? स्क्राइबर के मैनेजमेंट से। सर आपने पब्लिक सेक्टर कंपनी के डेफिनेशन में ऐसा पढ़ाया था, बॉडी कॉर्पोरेट गलती से लिख दिया क्वेश्चन में। बुलेट पॉइंट्स डायरेक्ट में लिख सकते हैं, यस। नहीं, बुलेट पॉइंट ना लिखिएगा, खाली क्रॉस रेफरेंसिंग वगैरह कीजिएगा। सर व्हाट अबाउट प्रैक्टिस क्वेश्चन सिनेरियो बेस, मेरे हैंडआउट्स आपको डिस्कस होंगे। लर्निंग कितनी करनी पड़ेगी? आप अगर ऐसे उर्दू में लिखेंगे क्वेश्चन तो आप जाहिर बात है राइटिंग पावर है ही नहीं, सारा ही लर्न करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए अपना राइटिंग पावर डेवलप कीजिए, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग से इंशाल्लाह आप आंसर कर सकेंगे। और कितने आप पानी में है मेरे जो है वो सॉल्व करके क्वेश्चन जो है वो देंगे तो उससे आपको मजीद पता चलेगा। 120 डेज में अप्रूव रिपील क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उस वक्त पार्लियामेंट है ही नहीं। पार्लियामेंट होती है तो 120 डेज के अंदर अप्रूव करवाना है। 120 दिनों के अंदर अप्रूव कैसे कराते 1984 में? क्योंकि 1984 में मार्शल लॉ था जो 1988 में खत्म हुआ। इनडायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है? तो 14 दिन वाली कंडीशन एससीसीपी फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी में इनडायरेक्ट ओन कंट्रोल। ये बता दिया मैंने, इनडायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, इंटरपोज पर्सन के थ्रू। अगर क्रेडिट की वजह से गवर्नमेंट मेजोरिटी डायरेक्टर्स बिठा दे तो पब्लिक सेक्टर यस हो जाएगी। सर जून बैच में आपसे पढ़ा था वो पूरा वापस से पढ़ना चाहिए। मतलब पढ़ना तो अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो आप एग्जाम जाहिर बात है कि वो पुराने वाले लोग कैसे पढ़ के दोबारा जा सकते हैं। अमेंडमेंट 2020 की टेस्ट होगा ना दिसंबर में, क्योंकि 120 दिनों का अप्रूवल का प्रोसेस अभी रहता है। इंशाल्लाह जो है वो टेस्ट होगा। सिलेबस तो यही कहता है 120 दिन की लिमिट बताता है, 6 महीने की लिमिट बताता है। इफ देर इज समथिंग pronounced and there is a time lag of over 6 months between the exam date and the pronouncement date, then the pronouncement will be applicable। की तरह तैयारी करेंगे मीन्स स्ट्रेटेजी को बिल्कुल पढ़ लो। हर क्लास के अंदर आप सीरियस रहिए और उसके अंदर नोट्स बनाइए, जैसे आपको मैंने शुरू में कहा, उससे इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी में इनडायरेक्ट ओन कंट्रोल कैसे करेंगे? एक कंपनी बनाई, उस कंपनी के थ्रू आपने दूसरी कंपनी को कंट्रोल किया, उस तरीके से आपने जो है वो कंट्रोल कर लिया। सर इफ इट्स ओपन बुक एग्जाम हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर एग्जाम प्रैक्टिस? इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन शेयर होंगे, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। सर आई एम सॉरी आई कुड नॉट हेयर योर पीआर। पीआर स्टैंड फॉर प्रूडेंशियल रेगुलेशन। प्रूडेंशियल को उर्दू में मैं कहूँ तो अक्लमंदी के रेगुलेशन। आप अपनी अक्लमंदी को पूरी तरीके से जो है वो अलर्ट रखिए, उसको जो है वो कहा जाता है पीआर, प्रूडेंशियल रेगुलेशन। सर कंपनीज अमेंडमेंट 2020 टेस्ट होगा ना दिसंबर में इंशाल्लाह। सर कितनी बुक लेनी है वो आपको बता दिया जाएगा, आपने शायद लेट ज्वाइन किया था, शुरू में सारी बात की है मैंने। टेस्ट होगा यस, प्लीज टेल अस अबाउट द स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया, आप रिकॉर्डिंग में सुनिएगा।
प्लीज़ क्लास पे पहले टॉपिक में क्लास ज़रूर बता दीजिएगा। प्लीज़ क्लास से पहले टॉपिक ऑफ क्लास जो है वो बहरहाल मेरा जो है वो डिसीजन होता है कि कौन से एरिया को मैं कौन से जो है वो पैटर्न पे लेके जाऊंगा। आपको हर एक एरिया को उसी पैटर्न पे लेके जाना होगा। यहाँ पे टॉपिक नहीं होता, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। बिकॉज ऑफ द रीजन ओपन बुक के अंदर ये नहीं होता कि 5 नंबर से 10 नंबर सेक्शन होगा। यहाँ पे एक एक सिनेरियो लेके जाना होगा। फिर जब सिलेबस मुकम्मल हो जाए तो आप मुझे जो है वो कहिएगा कि कौन से सेक्शन आपके रह गए या नहीं रहे। पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस 1984 खत्म हुआ या नहीं हुआ, वो अभी आपको आंसर दे दिया है। आगे बढ़े। अच्छा अभी जो अच्छा लुकमान साहब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लीजिएगा। हेलो सही है रिजवान भाई। हेलो जी जी जी, एक सेकेंड। अच्छा इसमें देखें, एक चीज ये है कि ये जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे ना, आपने हाँ मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो आंसर कर दिए ऑलमोस्ट ना। बस एक चीज हाँ ये है बिल्कुल। कि एक सवाल था कि अगर 20% एफजी एंड 35% पीजी का है तो अभी भी पीएससी होगा? 20% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है और 25% प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। तो अभी तो भी जी 50% का वोटिंग पावर बना, 50% से ज्यादा होना चाहिए ना। सही है। अच्छा एक सवाल और है, नॉर्मल लिस्टेड कंपनी और म्यूचुअल फंड्स का सीओसीजी सेम है? नॉर्मल लिस्टेड कंपनी और म्यूचुअल फंड का सीओसीजी जो है वो सेम नहीं हो सकता। बिकॉज के म्यूचुअल फंड इंशाल्लाह जो है वो एनबीएफसी के अंदर पढ़ा जाएगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो गवर्निंग स्ट्रक्चर जो है वो चेंज है। वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते, वहाँ पे सीएफओ नहीं होता, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर होता है। तो म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिला के सीओसीजी अप्लाई किया जाता है। और इसके ऊपर जो है वो एनबीएफसी रेगुलेशंस के अंदर रेगुलेशन नंबर 11A जो है हमें डिफाइन करता है कि इस अजीब सी सिचुएशन को आप हैंडल कैसे करेंगे। पर ऊपर ऊपर से आंसर ये है, यस म्यूचुअल फंड के ऊपर लिस्टेड कंपनी का सीओसीजी अप्लाई होता है। बट म्यूटेटिस का मतलब होता है विद नेसेसरी चेंजेस। सही है। अच्छा एक आखिरी, ऑलमोस्ट सारे हो गए, एक एक कंपेंडियम परचेज करना है या ओनली कंपनीज एक्ट 2017? कंपेंडियम परचेज करना है क्योंकि कंपनीज एक्ट 2017 आपने परचेज किया तो इसके साथ आपको मैंने जो अभी लिस्ट दिखाई है वो 11 और कवानीन भी उसके साथ लगे हुए हैं। तो आप 12 किताबें एग्जाम में उठा के कैसे जाओगे। आप कंपेंडियम ले लोगे जो आईकेएफ से अप्रूव्ड होगा और अप्रूव पब्लिशर का होगा। और इसके अंदर एक ही बाइंडर के अंदर यानी कि 2 गत्तों के दरमियान में इतने सारे 12-13 कानून जो है वो आप जो है वो जमा करके एग्जाम में ले जाओगे। और ये 12 जो है वो अभी मैंने आपको कहा कि अभी इसके ऊपर कोई भी परचेज ना कीजिएगा। बिकॉज के ये जो मैंने कंपनीज एक्ट की अमेंडमेंट की बात की है ये अभी कोई भी अप्रूव पब्लिशर ने छापी नहीं है। तो मोस्ट लाइकली हम इस एस एस सलाम का या पेटी वाला पब्लिकेशन का जो है वो ऑर्डिनेंस बाय करेंगे जिसके अंदर जो है वो बहरहाल ये सारे कानून एक साथ एक फोल्डर के अंदर होंगे। तो जब ये मार्केट में आ जाएगा उसको एक मरतबा हम पहले मैं रिव्यू करूंगा, उसको देखेंगे कि इन अकॉर्डेंस विद द सिलेबस है। तो फिर इसके बाद मैं आपको इसके बारे में तजवीज़ दूंगा। सही है सर, मोर और लेस क्वेश्चंस आंसर्ड है। अच्छा एक दो बातें मैं कह दूं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ना मुस्तकिल सवालात करे जा रहे हैं कि ये नोट्स हमें मिलेंगे। देखिए एक बच्चे को जवाब मिल जाता है, यार तुम लोग बड़े हो गए हो भाई, थोड़ा सा बड़ों वाली हरकतें कर लो। तो अगर एक को जवाब मिल जाता है कि हाँ यार आपको शेयर कर दिए जाएंगे, तो फिर अब वो सारे लोग तो ना पूछो ना, एक चीज है। दूसरी बात ये है कि क्लास का शेड्यूल भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर किया गया है। तीसरी चीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तमाम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को। और बाकी उसके अलावा जो है 2 क्लासेस वीकडेज के अंदर है, इवनिंग टाइम पे रात 10 बजे। और 2 क्लासेस जो है वो सैटरडे और संडे को है। उसका शेड्यूल जो है ना, मतलब एक तो सैटरडे का और एक संडे का है, उसका भी हम आपको भी शेड्यूल शेयर कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और बाकी ये है कि देखें कुछ और जो है ना जो आपके मामलात हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह जो है ना क्या बोलते हैं कि दिस इज, क्योंकि आई थिंक a lot of you people have been attending classes on the Zoom meetings in the past, तो वो थोड़ा सा लोगों को ये हो रहा होता है कि यार ये वेबिनार पे क्लास कंडक्ट हो रही है। तो द पॉइंट इज के देखें, वेबिनार का प्रॉब्लम ये होता है कि जब ऑडियंस ज़्यादा होती है तो वो ऑडियंस जो है ना मीटिंग में हैंडल नहीं होती। सो दैट्स व्हाई वी पुट इट ऑन द वेबिनार, ताकि चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में है। वरना आप में से कभी किसी की वीडियो ऑन हो रही है तो कभी किसी का अनम्यूट हो रहा है, तो 500 तरह के मसले होते हैं। तो एनीवेज आई मीन दैट्स गुड इनफ टिल नाउ। इसमें बाकी इसके अलावा जो है ना आपके जो भी मजीद क्वेश्चंस हैं वो आप बेशक जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पूछ लीजिएगा। तो जो हमारी एडमिन, जो हमारी मैनेजमेंट जवाब दे सकती है, दे विल प्रोवाइड यू द आंसर। और बाकी जो सर रिजवान के लेवल की चीज़ें होंगी तो हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके सर रिजवान को दे दें एंड गेट एन आंसर टू यू पीपल
वो सारे क्वेश्चंस का आपके जो आपके पास क्वेश्चंस है जो हमारे लेवल के नहीं है, जो सर रिजवान ही आंसर कर सकते हैं। सही ना सर? इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड? अदरवाइज वी एंड द क्लास। बस थैंक यू वेरी मच, आपकी जो है वो तवज्जो का, आपका जो है वो पार्टिसिपेशन का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो फिर आपसे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सही है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।